कुछ कथन कारण के क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी व्यापम में पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में कथन कारण के प्रश्नों को लेकर के इशू यही होगा कि आप YouTube में सर्च करिए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे कथन कारण के प्रश्न मैथ्स में। और पूरा पूरा चैट जीपीटी के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी आ जाती है। मैं ही कल कुछ चीजें देख रहा था तो कभी कुछ आंसर बता रहा है, कभी कुछ आंसर बता रहा है। तो पूरा पूरा चैट जीपीटी के भरोसे भी नहीं रहना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो मैथ्स में दिक्कत यही है। मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो दिक्कत यही है कथन कारण के प्रश्नों को लेकर के कि आपको मिलेंगे ही नहीं। इवन मैथ्स में आप सर्च करना ऐसा यूट्यूब में कि सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न, वो भी नहीं मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है? ना कथन कारण के प्रश्न आपको मिलेंगे, ना सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, ना ऐसा सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा यूट्यूब में आपको, ना बुक्स में मिलेगा। दिक्कत ये भी है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का बुक उठा के देख लीजिए, एस.डी. यादव का बुक उठा के देख लीजिए, किसी भी बुक में कथन कारण के प्रश्न नहीं है, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न नहीं है। तो कुछ प्रश्न मैं अनुपात और समानुपात के समझा रहा हूं, हर चैप्टर के एंड में ये कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि कथन कारण में या सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में आपको पूरे चैप्टर के कंसेप्ट पता होने चाहिए। मतलब अनुपात समानुपात आपने पढ़ लिया है तो अनुपात समानुपात के सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे, तब आप बना पाएंगे कथन कारण के प्रश्नों को, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों को। तो कुछ प्रश्न लूंगा, मैं समझाऊंगा किस प्रकार से कथन कारण के प्रश्नों को आपको बनाना है गणित में। यहां पर ऐसा नहीं कि क्योंकि लगा दिए, इसलिए लगा दिए तो फिर बन गया, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि कथन को पढ़ो उसके बाद क्योंकि लगा के देखो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गणित में ऐसा क्योंकि लगाने पे कुछ सेट होगा नहीं यार, इसीलिए लगाने पर सेट होगा नहीं। ये कुछ क्योंकि इसीलिए ये सब चीजें जीएस में काम आ सकती हैं, थ्योरी वाले सेक्शन में काम आ सकती है। बहुत लोग पढ़ाते हैं ऐसा कि क्योंकि लगा के देखना वहां पर कथन के जस्ट बाद। समझ आ रहा है? तो वो सब यहाँ पर तो काम नहीं आएगा, गणित में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो देखते हैं किस प्रकार से करना है प्रश्नों को, समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है गणित में, गणित में कंफ्यूजिंग है कथन कारण के प्रश्नों को बनाना। थोड़ा सा आप ये समझना कथन कारण के प्रश्नों को बनाते समय कि कथन और कारण को पहले तो आप सेपरेट सेपरेट चेक कर लीजिएगा। पहला टास्क तो आपका यही होगा। लूंगा प्रश्न भी, देखना 5-6 प्रश्न कथन कारण के लूंगा, 2-3 प्रश्न सही जोड़ी बनाने की, और 2-3 प्रश्न वो जो कूट वाले प्रश्न आते हैं कि केवल कथन एक सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी लूंगा। तो कथन और कारण के प्रश्नों में आप सबसे पहले तो दोनों को इंडिविजुअल चेक कर लीजिएगा। दोनों को इंडिविजुअल, दोनों को इंडिविजुअल चेक करने का मतलब समझ आ रहा है ना? सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, दोनों को आप इंडिविजुअल चेक करिएगा। इंडिविजुअल चेक करने का मतलब ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है, मान लो। समझ आ रहा है? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों को इंडिविजुअल चेक कर लीजिए कि कथन अपने आप में सही है कि नहीं, कारण अपने आप में सही है कि नहीं। मतलब ये एक अलग प्रश्न है आपके लिए और ये एक अलग प्रश्न है, ऐसा बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? अभी व्याख्या वगैरह की बात ही मत करिए आप कि व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा। इशू तो वहीं पे फंसता है कि व्याख्या कर रहा है कैसे समझें, व्याख्या नहीं कर रहा है कैसे समझे। और गणित में तो बहुत दिक्कत होता है इसमें। तो सबसे पहले तो आप दोनों को इंडिविजुअल, दो अलग अलग प्रश्न मान के चेक कर लीजिए कि ये प्रश्न सही है कि गलत है। मतलब यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो सही है कि गलत है, यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो सही है कि गलत है। दोनों में से कोई एक गलत हो गया तो फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। दोनों में से कोई एक अगर गलत हो गया, दोनों की सत्यता की जांच की और दोनों में से कोई एक गलत हो गया, तो फिर तो आपका ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। क्योंकि दोनों में से मान लो कथन अगर गलत हो गया, कारण सही हो गया, तो फिर व्याख्या वाली बात ही नहीं है। सीधे आप आंसर टिक करेंगे, कथन गलत है कारण सही है। मान लो कथन सही हो गया, कारण गलत हो गया, तो भी कोई इशू नहीं होगा। कथन सही है और कारण गलत है। इशू कब आएगा? जब दोनों क्या हो जाएंगे? सही। इशू तब आएगा, दिक्कत तब आएगी जब दोनों सही हो जाएंगे। और अधिकतर प्रश्नों में दोनों सही हो भी जाते हैं। समझ आ रहा है? कथन कारण के प्रश्नों में समस्या तब आएगी जब दोनों सही हो जाएंगे। कथन भी अपने आप में सही है और कारण भी अपने आप में सही है, दोनों सही है। अब दिक्कत इस बात की है कि ये कारण जो है इस कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मामला फंस गया आपका। ऑप्शन ए होता है कि कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी में होता है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
तो ये मामला फंसेगा कब? जब दोनों इंडिविजुअल तौर पे चेक करने पर सही निकल के आ जाएंगे। मतलब ये भी अपने आप में सही चीज है लिखा है, ये भी अपने आप में सही चीज लिखा है, दोनों जब सही होंगे तब मामला फंसेगा कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही चीज अपन को सीखनी है कि व्याख्या करने का मतलब क्या होगा गणित में, व्याख्या नहीं करने का मतलब क्या होगा। थोड़ा सा ये समझना कि कथन को जब आप चेक कर रहे थे, ये वाले स्टेटमेंट को जब आप चेक कर रहे थे, प्रश्न लूंगा तो और क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा बेस को समझना। ये वाले स्टेटमेंट को जब आप चेक कर रहे थे, ये वाले प्रश्न के सत्यता की जब आप जांच कर रहे थे, तो जिन जिन चीजों का आपने यूज किया उन चीजों में कहीं पर भी ये वाली बात का उल्लेख हुआ क्या, ऐसा सोचना एक बार। समझ पा रहे हैं बात को? आप कथन के सत्यता की जांच जब कर रहे थे तो वहां पर ये सही हो गया है, तो यहां पर जो जो चीजें आपने सोची, जैसे यहां पर कथन में कोई भी एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने जिन जिन बातों का उपयोग किया, उन बातों में कहीं पे भी कारण में जो चीज लिखी है उसका उल्लेख हुआ क्या? अगर हुआ है इसका मतलब कारण क्या करेगा? कथन की सही सही व्याख्या करेगा। लेकिन आपने कथन के सत्यता की जांच करते समय इस पॉइंट का कहीं पे कोई यूज ही नहीं किया, या ये पॉइंट सफिशियंट नहीं है कथन के सत्यता की जांच के लिए, तो फिर कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करेगा। समझ आ रहा है? लेकिन इतना ही समझना इसमें काफी नहीं है, प्रश्न करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कि कहां पे ये अपने आप में सफिशियंट है, कहां पे नहीं है। तो प्रश्न करते हैं, प्रश्न करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। दो प्रश्न लिखूंगा मैं, उन दोनों को साथ में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, कंपैरिजन होगा दोनों में, एक में व्याख्या होगी और एक में व्याख्या नहीं होगी, तब जाके समझ में आएंगी चीजें आपको। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आय और व्यय का प्रश्न मैं लिखने वाला हूं अभी। कथन और कारण में आय और व्यय का प्रश्न लिखूंगा तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज का भी कंसेप्ट लगेगा। पहले भी बता चुका हूं मैं परसेंटेज का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट, तो परसेंटेज का कंसेप्ट लगेगा उसमें। तो इतना तो पता होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 200 रुपए में इन बातों का उपयोग करूंगा, अभी इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं 200 रुपए में 40% का वृद्धि करूं, 200 रुपए में 40% का वृद्धि करूं तो कितना रुपए हो जाएगा? 280 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अभी परसेंटेज का चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े, इसीलिए ये सब पूछ रहा हूं आप लोगों से। पढ़े होते तो ये सब तो परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में हर जगह पर यूज होता। तो 200 रुपए में 40% का वृद्धि करने का मतलब, अभी सबसे आसान तरीका आप ये समझिए, 200 का 40% अपने मन में सोच लेना। 200 का 40% कितना होता है? 80। 80 का वृद्धि करेंगे तो 200 में 80 जोड़ दीजिए तो नया मान क्या हो जाएगा? 280। अभी बस इतना समझिए, तरीके और भी हैं, वो सब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वहां पे समझाऊंगा। परसेंटेज में पूरा यही चलने वाला है, प्रॉफिट लॉस में पूरा यही चलता है। जैसे मान लो एक और प्रश्न लिया मैं कि 300 में 20% का कमी करूंगा, 300 रुपए में 20% का कमी करूंगा तो नया मान बता पाएंगे? कितना हो जाएगा? बना लेंगे ना? क्या करना? 300 का 20% निकालना। 300 का 20% कितना होता है देख लो, कितना होता है? 60। 60 का कमी कर दो तो 300 में 60 का कमी करूंगा तो नया मान कितना हो जाएगा? 240। क्लियर हो पा रहा है? अभी इतना समझो बस, बाकी अनुपात समानुपात खत्म करेंगे, मिश्रण खत्म करेंगे, उसके बाद अपन प्रतिशत लाभ हानि में ही आएंगे। अनुपात समानुपात तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। कथन कारण के प्रश्न में अपन काम करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट यहां पे भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इसके बाद मिश्रण के बाद प्रतिशत लाभ हानि पे ही काम चालू करेंगे। तो प्रतिशत लाभ हानि पे काम चालू करेंगे तो ये तो हर लेक्चर में यूज होगा, हर लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही समझो, और भी तरीके हैं नया मान बताने के। अभी के लिए बस इतना समझो कि 200 रुपए में 40% के वृद्धि करने को आप क्या समझ रहे हैं? 200 का 40% निकालो और 200 में जोड़ दो। 300 रुपए में 20% का कमी करने का मतलब 300 का 20% निकालो और 300 में घटा दो, बन जाएगा। इसके अलावा यह भी आता है, मान लो मेरे जेब में 25 रुपए था, यह बढ़ करके हो गया 28, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ बता पाएंगे? मेरे जेब में 25 रुपए था, बढ़ करके 28 रुपए हो गया, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? अरे बोल पाओगे? ये सब बेसिक बातें समझाया था, याद करो। टेट से पहले जो मैं लंबी क्लास दिया था एक, वहां पे ये सब चीजें बता रहा था। कितना होगा? 12। अरे होगा कि नहीं? 25 रुपया मेरी जेब में था, बढ़ करके कितना हो गया? 28। कितना रुपया बढ़ा?
₹3, ये ₹3 किस पर बढ़ा है? 25 पर। तो 3 जो है 25 का कितना परसेंट है? यही तो मतलब होता है ना। ₹25 मेरी जेब में था, बढ़ करके ₹28 हो गया। इन सारी बातों का यूज अभी करूंगा मैं कथन कारण के प्रश्न में, इसीलिए पहले समझा रहा हूं। कहीं वहां पर कथन कारण को तो बाद में आप समझे, पहले इसी सब में उलझे रहेंगे आप, इसीलिए पहले ये सब क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि वहां पे केवल कथन कारण के कंसेप्ट को समझ पाए आप। वहां पर ऐसा ना हो कि आप इसी सब में उलझे पड़े रहे हैं। यही सब नहीं आता सर, कथन कारण तो बात की बात है, वो यही सब नहीं आ रहा है हमको, तो इसीलिए पहले ये समझा रहा हूं कि वहां पर जाके इन सब में इशू ना हो आपको। और प्रतिशत लाभ हानि पढ़ाया रहता तो ये सब बताता भी नहीं मैं आपको। ₹25 आपकी जेब में था, बढ़ करके हो गया 28। कितना रुपया बढ़ा? 3। किस पर? 25 पर। तो प्रतिशत वृद्धि क्या बताता है? ₹3 बढ़ा है। वो ₹3 किस पर बढ़ा है? 25 पर। तो वो 3 जो बढ़ा है 25 पर बढ़ा है, तो वो 3 25 का कितना परसेंट है? 3/25 इंटू 100 कितना परसेंट आ जाएगा? 12%। समझ आ रहा है? इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि ₹20 मेरी जेब में था, कम होकर 18 हो गया, कितने प्रतिशत का कमी हुआ बोलो? आप बोलोगे ₹2 का कमी हुआ, किस पर? 20 पर। तो 2 20 का कितना परसेंट है? तो 2 20 का कितना परसेंट है? 10%। बन जाएगा। तो इतना बेसिक कम से कम आपको आना चाहिए। अभी जो प्रश्न कराऊंगा उसमें इन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, तो देख लो, यहां पर किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। पहला प्रश्न मैंने बोला ₹200 आपकी जेब में है, मैंने 40% का वृद्धि कर दिया, या आपका सैलरी है ₹200, मैंने इसमें 40% का वृद्धि किया, तो आप बोले 200 का 40% निकालो सर, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 80 आया। अब ₹80 का वृद्धि हुआ तो नया सैलरी हो गया 280। ₹300 आपका सैलरी था, 20% का कमी कर दिया, तो आपने बोला 300 का 20% कितना होता है? 60। 60 का कमी किया तो नया सैलरी कितना हो गया? 240। ₹25 आपका सैलरी था, बढ़ करके मैंने 28 कर दिया उसको। समझ आ रहा है? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया मैंने आपके सैलरी में, कितने प्रतिशत का वृद्धि किया? तो ₹3 बढ़ाया मैंने आपका सैलरी, ₹3 बढ़ाया। ये ₹3 किस पर बढ़ाया? 25 पर। तो ये ₹3 का वृद्धि ₹25 पर हुआ है, तो ये 3 25 का कितना परसेंट है? 3/25 इंटू 100 यानी 12%। आपका सैलरी ₹20 था, मैंने कम करके 18 कर दिया, तो ₹2 मैंने कम किया। ये ₹2 कम किया मैंने किस पर? 20 पर। तो ये ₹2 जो मैंने कम किया है ₹20 पर किया है, तो ये 2 20 का कितना परसेंट है? 2/20 इंटू 100 10%। सीधे ऐसा सोचा करो, ऊपर में क्या आता है? दोनों का डिफरेंस, और नीचे में हमेशा क्या आएगा? प्रारंभिक मान। ऊपर में दोनों का डिफरेंस और नीचे में क्या आएगा? प्रारंभिक मान। बाकी प्रतिशत में, लाभ हानि में, इसमें बहुत सारी चर्चा करूंगा मैं, अभी के लिए इतना ही समझो बस। चलो क्वेश्चन लिखो पहला। आधे साइड पहला क्वेश्चन लिखना और आधे साइड दूसरा क्वेश्चन लिखना, ताकि थोड़ा कंपैरिजन करते बने अपन को। मैथ्स में थोड़ा दिक्कत होगा ही। लिखो तो। लिखिए, कथन लिखिए, कथन। लिखिए कथन में, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 4:3 है, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, तथा उसकी आय में 25% की वृद्धि, तथा उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, और व्यय में 25% वृद्धि होती है, और व्यय में 25% वृद्धि होती है, और व्यय में 25% वृद्धि होती है, तो बचत में भी 25% की वृद्धि होगी।
तो बचत में भी 25% वृद्धि होगी। तो बचत में भी 25% वृद्धि होगी। तो बचत में भी 25% वृद्धि होगी, ये कथन है। कारण लिखिए, कारण लिखिए, लिखिए, यदि आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत वृद्धि हो, यदि आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि हो, समान प्रतिशत की वृद्धि हो, तो उनका अंतर भी उसी प्रतिशत से बढ़ता है। तो उनका अंतर भी उसी प्रतिशत से बढ़ता है, उसी प्रतिशत से बढ़ता है। ये हो गया कथन और कारण। दूसरे साइड लिखिए अब अगला प्रश्न। इसमें क्या करना है बताऊंगा अभी मैं। अगला प्रश्न लिखिए, लिखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:7 है, कथन में लिखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात 9:7 है, आय और व्यय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है, तथा आय में 10% की कमी हो जाए, तथा आय में 10% की कमी हो जाए, आय में 10% की कमी हो जाए, तथा आय में 10% की कमी हो जाए और व्यय समान रहे, और व्यय समान रहे, और व्यय समान रहे, तो बचत में 45% कमी होगी। 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 ये आपका कथन हो गया। कारण लिखिए, कारण लिखिए, लिखिए, आय में कमी का सीधा प्रभाव, आय में कमी का सीधा प्रभाव, आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है, बचत पर पड़ता है। आय में कमी का सीधा प्रभाव बचत पर पड़ता है, जबकि व्यय स्थिर रहे तो बचत अधिक प्रभावित होती है। जबकि व्यय स्थिर रहे मतलब कांस्टेंट, जबकि व्यय स्थिर रहे, जबकि व्यय स्थिर रहे, जबकि व्यय स्थिर रहे तो बचत अधिक प्रभावित होती है। तो बचत अधिक प्रभावित होती है, बचत अधिक प्रभावित होती है। ये हो गया कारण। ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में तो कुछ दिक्कत होगा नहीं आपको। ऑप्शंस में ऑप्शन ए क्या रहेगा पता है ये तो आपको। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में रहेगा कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में रहेगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी में रहेगा कारण सही है परंतु कथन गलत है। ऑप्शंस में तो कुछ बदलाव होगा नहीं। चलो ध्यान से देखो, अब इंडिविजुअल बोलूंगा आपको तो दोनों को तो चेक कर ही लेंगे आप। चलो इंडिविजुअल चेक करके बताओ मेरे को ये कथन सही है कि नहीं है। इंडिविजुअल चेक करो, कैलकुलेशन करना है इसमें, ऐसा नहीं कि
ये जीएस है कि पढ़े और समझ में आ गया? कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए इंडिविजुअल पहले तो चेक करो, सबसे पहला स्टेप यही होगा, ध्यान से समझते चलना। चलो पहले वाले प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं अपन, इंडिविजुअल चेक करेंगे पहले। पहला स्टेप क्या होगा अपना, ध्यान से करना इस बात को। पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप ये होगा अपना कि इंडिविजुअल अपन दोनों को चेक कर लेंगे। ये मेरा एक अलग प्रश्न है, ये मेरा एक अलग प्रश्न है। पहले तो दोनों अलग अलग प्रश्नों के सत्यता की जांच करिए। चलिए पहले वाले प्रश्न को उठाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया है, आय में इतने परसेंट की वृद्धि, व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि, तो बचत में इतने परसेंट की वृद्धि। इतना तो आपको पता है कि आय माइनस व्यय करने पर क्या मिलता है, बचत। मेरी आय है 1000 और व्यय है 800, तो बचत कितना, 200। ये तो समझ आता है, आय है 1000। अच्छा ये अच्छा प्रश्न भी है, समझ आ रहा है, ये अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न के हिसाब से भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कथन कारण तो ठीक ही है कि यहाँ पे समझना है अपन को, लेकिन ये एक अच्छा प्रश्न भी बनता है, सेपरेट एक अच्छा प्रश्न है ये। अब ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि पहली बात तो बचत कैसे निकलता है, आय में से व्यय को घटाने पर। एकदम सिंपल सी बात है, मेरी आय अगर 1000 है और व्यय मान लो कितना है 800, तो बचत कितना हुआ 200। कैसे निकला, 1000 माइनस 800, तो बचत होता है आय माइनस व्यय। मतलब आय और व्यय के अंतर को ही क्या बोलते हैं, बचत। इतना तो समझ आता है अपन को। अब यहां पर बोल रहा है कि आय और व्यय का अनुपात 4:3 है। आय में इतने परसेंट की वृद्धि, व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि, तो बचत में इतने परसेंट की वृद्धि। चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परसेंटेज परसेंटेज खेल रहा है, तो अपने मन से इनिशियल डेटा को जो मानना है मान लो। तो अनुपात से मैं आय को कितना मान लेता हूं, 400। 400 क्यों मान रहा हूं, ताकि परसेंटेज लिखने में आपको नीचे वाला 100 का 2 जीरो इधर के 2 जीरो से कट जाए, इसलिए आय को कितना माना 100, व्यय को कितना मान लिया 300। तो यहां पर बचत कितना आएगा, जल्दी बताओ। यहां पर बचत आएगा कितना, 100 आएगा। चलो अब नया आय कितना हो गया, जल्दी बोलो। 400 में क्या हुआ, 25% का वृद्धि, जल्दी से 500 हो जाएगा। ओरली करना, 400 में 25% का वृद्धि, जल्दी से 400 का 25% अपने मन में सोच लो। 400 का 25% मतलब 100, 100 का वृद्धि, तो नया आय कितना हो गया 500। ओरली करना, कर पाएंगे। नया व्यय, व्यय में कितना हुआ 25% का वृद्धि, जल्दी से 300 का 25% सोचो, 75, 75 का वृद्धि, तो कितना हो गया 375 हो गया। तो नया बचत कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 500 रुपए आए और 375 व्यय, तो नया बचत कितना आया 125। तो देखो तो बचत में 25% का वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है। बचत पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 125। तो 100 से 125 होने का मतलब 25 रुपया बढ़ा, किस पर, 100 पर। तो 25 रुपया जो बढ़ा है वो 100 पर बढ़ा है, इसका मतलब बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 25% का। मतलब कथन इंडिविजुअल तौर पे क्या है, सही है। अरे समझ पा रहे हो, ओरली कैलकुलेट करना है ऐसा, ये नहीं कि पूरा परसेंट परसेंट ऐसा भर दियो लिख लिख के। ओरली कैलकुलेशन करना, इसी के लिए तो ये समझा रहा था आपको मैं। ये देखिए यही समझा रहा था आपको कि 200 रुपए में 40% का वृद्धि आपको तुरंत करना आना चाहिए। 300 रुपए में 20% का कमी बोलूं तो तुरंत करना आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपया से सैलरी 120 हो गया, तो ओरली बोलना कितने परसेंट का वृद्धि, 20%। सीधे बोलना कितने परसेंट का, 20, क्योंकि ये 100 है ना, ये 100 है। तो 20 रुपए जो बढ़ रहा है वो किस पर बढ़ रहा है, 100 पर। 100 का कितना परसेंट होता है, 20%। आप 100 नंबर में 20 नंबर लाए हो तो परसेंट कितना है, 20%। 100 नंबर में 30 नंबर लाए हो तो परसेंट कितना है, 30%। 100 में 52 नंबर लाए हो तो परसेंट कितना है, 52%। तो इनिशियल डेटा अगर 100 है ना, तो इतना सब करना भी नहीं पड़ता मेरे को, इतना सब करना भी नहीं पड़ता है। इनिशियल डेटा 100 होने का फायदा ये होता है कि सर 20 रुपए बढ़ा, वो 20 रुपए किस पर बढ़ा, 100 पर। तो आप ऐसा निकालोगे ना कि 20/100 इंटू 100, कोई फायदा नहीं इतना सब लिख के, क्योंकि ये 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सीधे बोलो 20 रुपया बढ़ा किस पर, 100 पर, तो वो 20 100 का कितना परसेंट है, 20%। सीधे ऐसा बोल सकते हो। जैसे मैं बोला 100 रुपया से मान लो कितना हो गया 80, तो सीधे बोलो कितने परसेंट का कमी, तो सीधे बोलना कितने परसेंट का कमी, 20% का। 100 से 125 होने का मतलब कितने परसेंट का वृद्धि, 25%। 100 से 75 होने का मतलब कितने परसेंट का कमी, 25% का। इसके अलावा कोई डेटा है, जैसे 150 से हो गया मान लो 160, तो बताओ कितने परसेंट का वृद्धि। तो ओरली नहीं बता पाऊंगा सर, यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन।
यहां पर आप बोलोगे ना सर 150 से 160 होने का मतलब कितने परसेंट का वृद्धि, तो मेरे को ओरली बताने में दिक्कत आएगा, तो मैं बोलूंगा 10 रुपया बढ़ा किस पर, 150 पर, तो 10 150 का कितना परसेंट है ऐसा निकालना पड़ेगा मेरे को। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर ओरली नहीं बता पाऊंगा सर, मेरे को निकालना पड़ा 3/25 इंटू 100, यहां मेरे को निकालना पड़ा 2/20 इंटू 100, लेकिन 100 अगर इनिशियल डेटा है तो निकालना भी नहीं पड़ेगा। 20 रुपया बढ़ा किस पर, 100 पर, तो 20/100 इंटू 100। काहे के लिए इतना करना, सीधे बोलो। अगर इनिशियल डेटा 100 रुपया है तो सीधे बोलो 20 रुपया बढ़ा किस पर, 100 पर, तो परसेंटेज इंक्रीज 20%। 20 रुपया कम हुआ किस पर, 100 पर, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना, 20%। तो यहां पर अपन ने इंडिविजुअल इस कथन को चेक किया, एक अलग प्रश्न मान के इस कथन को अपन ने चेक किया। तो आपने बोला सर किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 4:3, सर 400 और 300 ही क्यों माने हो? 400 और 300 मानने का फायदा आपको दिखा कि 400 का जब 25% लिख रहे थे, 400 का 25%, 25 के नीचे जो 100 आएगा वो 100 का 2 जीरो 400 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, सीधे 4 इंटू 25 हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसीलिए 400 300 मान रहा हूं मैं। तो आय 400 माना, व्यय 300, इस अनुपात को संतुष्ट करने वाला कोई भी डेटा मान सकते हो। तो मैं आय 400 माना और व्यय 300 माना, तो आय में 25% का वृद्धि। तो आप बोले सर 400 का 25%, 400 का 25% कितना होगा, 100, 100 बढ़ गया तो नया आय कितना हो गया, 500। व्यय में 25% का वृद्धि, तो 300 का 25% कितना, 300 का 25% 75, 75 का वृद्धि कितना हो गया, 375। अब नया आय 500 और नया व्यय 375, तो नया बचत कितना हो जाएगा, देख लो, आय 500 और व्यय 375, तो नया बचत कितना, 125। तो पहले मेरा बचत था 100, अब मेरा बचत कितना है, 125। तो बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 25% का, वही तो बोला है प्रश्न में। इसका मतलब कथन अपने आप में क्या है, सही है। क्लियर है यहां तक? चलो अब ये एक प्रश्न खत्म, अब कारण में आ जाओ। कारण को चेक करते हैं, कारण अपने आप में सही है कि नहीं है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि हो तो उनका अंतर भी उसी प्रतिशत से बढ़ता है। यदि आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि हो, मतलब आय जितना परसेंट बढ़ रहा है, व्यय भी उतना परसेंट बढ़ रहा है, तो उनका अंतर भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। सोच पा रहे हैं? एक दो एग्जाम्पल ले लेके इसको चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है, ये एक एग्जाम्पल तो ये आपके सामने है कि आय में 25% का वृद्धि, व्यय में 25% का वृद्धि, तो इन दोनों के अंतर में भी क्या हुआ, 25% का वृद्धि। ये एग्जाम्पल एक तो आपके सामने है एकदम क्लियर कि सर आय में देखो ना 25% का वृद्धि, व्यय में 25% का वृद्धि, तो ये क्या है, अंतर ही तो है ना। ये आय और व्यय का क्या है, अंतर, क्योंकि बचत क्या होता है, बचत जो है ये आय और व्यय का अंतर ही तो होता है। तो बचत बोलो या आय और व्यय का अंतर बोलो, बात एक ही है। तो सर 400 में 25% का वृद्धि, 300 में 25% का वृद्धि, तो 400 और 300 के डिफरेंस में भी क्या होगा, 25% का वृद्धि होगा। समझ आ रहा है? एक आध एग्जांपल और लेके अपन वेरीफाई करते हैं। चलो एक आध एग्जांपल और लेते हैं। चलो आय को मान लेते हैं, मान लो कितना, 100 या 200 मान लो। चलो आय को मान लिया कितना, 200, व्यय को मान लिया, मान लो कितना, 100 मान लो, ऐसा मान लिया। तो बचत कितना होगा, जल्दी से बताओ, बचत 100 होगा। मैं इस कारण के जो सत्यता है उसकी जांच कर रहा हूं कि कारण सही है कि नहीं। तो एक एग्जांपल तो आपके सामने है जहां से समझ में आ रहा है कि सर जितना वृद्धि इसमें किए उतना ही वृद्धि इसमें किए, तो डिफरेंस में भी उतना ही वृद्धि होगा, ये समझ में आ रहा है मेरे को। इधर पे एक बार चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेके। आय कितना, 200, व्यय कितना, 100, तो बचत कितना, 100। अब चलो इसमें एग्जांपल के लिए 25% मतलब 20% लेते हैं अपन। चलो इसमें 20% का वृद्धि करो, तो 200 में 20% का वृद्धि करूंगा तो कितना होगा, 240 होगा। 200 का 20% 40, 40 का वृद्धि 240। इसमें 20% का वृद्धि करो जल्दी जल्दी से, कितना होगा, 120 होगा। तो चलो दिखाओ बचत कितना हो रहा है, यहां पे बचत कितना हो रहा है, 120। तो बचत में भी क्या हुआ, 20% का वृद्धि। मतलब जितना वृद्धि में आय में किया उतना ही वृद्धि में व्यय में किया, जितने परसेंट का वृद्धि आय में किया उतने ही परसेंट का वृद्धि व्यय में किया, तो बचत में भी उतने ही परसेंट का वृद्धि निकल के आ रहा है। क्योंकि बचत क्या है, आय और व्यय का डिफरेंस। इसको थोड़ा गणितीय रूप में और समझते हैं, देखना ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको अभी क्या बताया कि 200 रुपए में 20% का वृद्धि करना है, 200 रुपए में 20% का वृद्धि करना है, ध्यान से समझना।
अब 200 रुपए में 20% का वृद्धि करने का तरीका मैं आपको क्या बताया कि 200 का 20% निकालो, इस प्रकार से कितना आया 40, और इस 40 को 200 में क्या करो ऐड कर दो, कितना आ गया 240 आया। ऐसा एक और तरीका देख ही लो, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक और तरीका क्या है, एक तरीका तो ये जो आपको बताया कि 200 का 20% निकालो और 200 में उसको जोड़ दो, नया मान कितना आ गया 240। एक और तरीका समझो, एक और तरीका क्या होता है, ये 200 अपने आप में क्या है 100%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, तो इस 200 को मैं क्या बोल सकता हूं 200 का 100%। ये 200 अपने आप में 100% है, तो इस 200 को मैं बोल सकता हूं 200 का 100%। अब 20% का वृद्धि हुआ तो सीधे सीधे क्या लिख दूंगा 200 का 120%। इसको कैलकुलेट करके देखो, 200 का 120%, ये देखो 200 का 120% भी कितना आएगा 240। ये दो तरीके होते हैं, यहां पर दोनों को जान लो, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। 200 में 20% का अगर मैं वृद्धि कर रहा हूं तो पहला तरीका 200 का 20% निकालो और 200 में जोड़ दो। दूसरा तरीका सीधे सीधे नया मान बताओ, सर ये 200 अपने आप में क्या है 100%, 20% का वृद्धि किया तो 200 का कितना हो गया 120%, यानी कितना 240। 30% वृद्धि करता तो 200 का कितना हो जाता 130%। 40% वृद्धि करता तो 200 का 140%। अच्छा 10% कमी करता तो 200 का 90%। 20% कमी करता तो 200 का 80%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% है, उसमें से 10% कम कर दो तो 90% बचा, 10% बढ़ा दो तो 110% हो गया। तो ये दूसरा तरीका है आपके पास। अब चलो इसको समझते हैं और दूसरे तरीके से, ये वाला जो आपका कारण है ना, इसको चेक करते हैं। वैसे तो अपन ने देखा कि जितना वृद्धि आय में किया परसेंट में, उतना ही वृद्धि व्यय में हुआ, तो दोनों के अंतर यानी बचत में ही उतने परसेंट का वृद्धि दिखा रहा है। यहाँ 25% का वृद्धि, यहां भी 25% का वृद्धि, तो दोनों के डिफरेंस में भी क्या आ रहा है 25% का वृद्धि। यहाँ 20% का वृद्धि, यहाँ 20% का वृद्धि, तो दोनों के डिफरेंस में भी क्या आ रहा है 20% का वृद्धि। इसको और समझना है दूसरे तरीके से तो ऐसा समझो, देखना आय पहले कितना था 400, व्यय कितना था 300, बचत कितना था 100। अब इसमें आपने क्या किया 25% का वृद्धि किया तो 500 हो गया, इसमें 25% का वृद्धि 375, तो यहां से आपने देखा कि यहां पर भी क्या हो रहा है 25% का वृद्धि हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो आय को मैं लिख रहा हूं इनकम, इनकम लिखा आय को मैं, और व्यय को लिखा मैं एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स क्या हो जाएगा इनकम माइनस क्या एक्सपेंडिचर। समझ आ रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये हो गया सेविंग्स, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इसमें 25% का वृद्धि करते हैं तो आय का कितना हो गया 125% हो जाएगा। इसमें 25% का वृद्धि किया तो डायरेक्ट लिखा आय का 125% होगा ना यार। इसमें 25% का वृद्धि किया तो ई का कितना हो गया 125% होगा। अब खुद से निकालते हैं बचत क्या आएगा, खुद से निकालते हैं बचत क्या आएगा। तो बचत क्या आएगा जल्दी बताओ, आई का 125% में से ई का 125% क्या करूंगा माइनस करूंगा ना यार। नया आय नया व्यय, आय में से व्यय को घटाया। अब 125/100 कॉमन आएगा, क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनकम में 25% का वृद्धि किए, एक्सपेंडिचर में 25% का वृद्धि किए, तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंतर में अपने आप क्या हो जाएगा 25% का वृद्धि। ये हमेशा बैठेगा ट्रू, क्योंकि दोनों में 25% का वृद्धि हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंतर में भी क्या होगा 25% का वृद्धि ही होगा। समझ पा रहे हो। ये देखो ना, पहले बचत कितना था इतना, अब इसका कितना हो गया 125%। पहले बचत था इतना, अब इसका 125% हो गया। इसका मतलब आप अगर इनकम में 25% का वृद्धि किए, एक्सपेंडिचर में 25% का वृद्धि किए, तो उनके योग में भी 25% का वृद्धि, उनके अंतर में भी क्या होगा 25% का वृद्धि हमेशा होगा। आप अगर इनकम में 20% का वृद्धि करोगे, एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि करोगे, तो उनके योग और अंतर में भी क्या होगा 20% का वृद्धि हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो ऐसे भी चेक कर सकते थे। इसका मतलब कारण भी अपने आप में क्या है सही है, कारण भी अपने आप में क्या है सही है। समझ आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो खत्म हो गया, ना तो सी होगा ना तो डी होगा। अब ये दिक्कत है कि ए को टिक करूं कि बी को टिक करूं, उस पर बात करेंगे। ये बताओ दोनों को इंडिविजुअल चेक किए, दोनों सही है, ये समझ आया कि नहीं आया। ये चेक कर लोगे सही है, ये भी चेक किए सही है। इसको चेक करने के लिए या तो आप यहां से भी देख सकते थे, लेकिन एक ही एग्जांपल से अगर आपको
लग रहा है कि सर वेरीफाई होने में क्या पता समस्या होगी, यहां पर इत्तेफाक से ऐसा आ गया होगा, हर जगह पे नहीं आएगा, तो एक आध एग्जांपल और लेके चेक कर लिए, या फिर आप एक स्टैंडर्ड सेट किए कि भाई हर जगह पे होना है, क्यों होना है, तो वो आपको समझ में आ गया कि पहले ये था आय, ये नया आय, पहले ये था व्यय, ये नया व्यय, अब बचत क्या हो जाएगा, ये, तो नया बचत क्या हो जाएगा, ये। तो देख सकते हैं कि आय में 25% का वृद्धि, व्यय में 25% का वृद्धि, तो बचत में भी अपने आप 25% का वृद्धि मेरे को नजर आ रहा है। इसका मतलब ये तय है कि कारण भी क्या है, अपने आप में सही है। अब यहां पर यह है कि कारण कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, क्या लगता है आप लोग को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो, अगर मेरे को ये यूनिवर्सल फैक्ट पता है, समझ आ रहा है, ये यूनिवर्सल फैक्ट मेरे को पता है, ये फैक्ट है जो कि अपने आप में क्या है, ट्रू है। अब जैसे आप भी गणित पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे मैं रिजल्ट लिखवा देता हूं कि ऐसा हमेशा होगा, तो प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ऐसा होगा। जैसे मैं मान लो आपको कोई प्रश्न करा रहा हूं कि आय और व्यय का अनुपात ये था, आय में 25% का वृद्धि हुआ, व्यय में 25% का वृद्धि हुआ, तो बचत में कितने परसेंट का वृद्धि होगा निकालो। आप निकाले कितना परसेंट, 25। फिर मैंने आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बता दिया कि ये देखो ऐसा हमेशा होगा, आय में जितना वृद्धि करोगे व्यय में उतना ही वृद्धि करोगे, तो दोनों के अंतर में भी उतना ही वृद्धि होगा, दोनों के योग में भी उतना ही वृद्धि होगा। तो यहां पर आप जान पा रहे हैं कि इस कथन के सत्यता की जांच करते समय इस कारण का भरपूर उपयोग आपने किया है। इसका मतलब यहां पर यह कारण कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। और इस फैक्ट के बेसिस पे आपने तुरंत इस कथन को बोला कि कथन क्या है, सही है। आपको अगर ये फैक्ट पता होता, ये रिजल्ट आपको पता होता, समझ आ रहा है, इस रिजल्ट के बेसिस पे आप सीधे क्या बोलते, कथन सही है, आपको इतने कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको पता होता कि सर अगर किसी डेटा में 25% का वृद्धि किए, दूसरे डेटा में 25% का वृद्धि किए, तो दोनों के योग में भी 25% का वृद्धि ही होगा। अगर इसमें 25% का कमी किए, इसमें 25% का कमी किए, तो दोनों के योग बोलो या दोनों के अंतर बोलो, उसमें 25% का कमी ही शो करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। आप सोचो ना, जैसे मान लो ए था पहले, इसमें मैं 25% का कमी कर दिया, तो ए का कितना हो गया, 75%। बी था, अब बी में भी 25% का कमी किया, तो बी का कितना हो गया, 75%। अब दोनों का योग पहले क्या था, ए प्लस बी था ना, अब दोनों का योग क्या हो गया बताओ, ए प्लस बी का कितना, 75%। इसका मतलब अगर ए में 75%, बी में 75%, तो ए प्लस बी में भी क्या हुआ, 75% हुआ। मतलब ए में 25% का कमी, बी में 25% का कमी, दोनों में सेम परसेंट का कमी किए, तो दोनों के योग बोलो या दोनों के अंतर बोलो, उसमें भी उतने ही परसेंट का क्या होगा, कमी होगा। समझ आ रहा है। इसका मतलब इस कारण के बेसिस पे सीधे सीधे आपने कथन के सत्यता की जांच की है। आपको पता था ये होता है, हमेशा होता है, अंतर बोले योग बोले, ये हमेशा होता है कि आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत में वृद्धि होगा, तो उसके अंतर, अंतर मतलब बचत में भी क्या होगा, समान प्रतिशत में वृद्धि होगा। इस कारण के बेसिस पे आपने क्या किया, इस कथन के सत्यता की जांच की है। इसका मतलब ये कारण कथन की सही सही व्याख्या करेगा। क्लियर हो पा रहा है, हमेशा ट्रू होगा ये, हमेशा। मतलब इस कारण के बेसिस पे सीधे सीधे आप इस 25% को बोल सकते हैं। समझ आ रहा है, इस कारण के बेसिस पे सीधे सीधे 25% का डेटा आप बता देते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता कि यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 4:3 है, तथा उसकी आय में 25% का वृद्धि और व्यय में 25% का वृद्धि, तो बताओ बचत में कितने परसेंट का वृद्धि। तो आप बोलते सर इस कारण के बेसिस पे उत्तर क्या होगा, 25%। इस कारण के बेसिस पे उत्तर क्या होगा, 25%। समझ पा रहे हैं बात को, इस कारण के बेसिस पे उत्तर बता पा रहे हैं कितना, 25%। इसका मतलब ये कारण इस कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है। समझ पा रहे हैं, एक और समझो और क्लियर होगा उससे। इधर वाले को देखो, इधर वाले को देखना, आप ये वाले पे बात करते हैं। चलो क्या बोल रहा है, कथन क्या बोला, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:7 है, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:7 है, तथा आय में 10% की कमी हो जाए और व्यय समान रहे, तो बचत में 45% कमी होगी। जल्दी से इस कथन के सत्यता की जांच करो, सत्य है कि नहीं है, जल्दी से करो। सत्य है, निकाल लिए हो, बाकी लोग निकालो जल्दी से। इस कथन के सत्यता की जांच करो जल्दी से, इंडिविजुअल दोनों को चेक करना है। तो पहले तो कथन को चेक करो, वही काम करना है जो बताया अभी।
आय को मान लो कितना 900 और व्यय को 700। आय बढ़ गया 10%, व्यय सेम है। तो पहले जो बचत था, नया बचत निकालो और देखो बचत में कितने परसेंट का कमी आया। आ रहा है 45%। इसका मतलब कथन अपने आप में क्या है, सही है। आ रहा है 45% कमी। जल्दी बनाओ बाकी लोग भी यार, ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करो, कथन के सत्यता की जांच करो, ये कथन अपने आप में सही है कि नहीं है। जल्दी चेक करिए भाई, इतना समय लगाते हो यार। 900 700 मानो ना यार, आय को मानो 900 और व्यय को मानो 700। व्यय सेम है 700, आय कितना हो गया 10% कमी, मतलब कितना 810। तो बचत कितना हो गया, कितना, पहले कितना था 200 से 110 होने का मतलब कितने का कमी, 90 का। किस पर, 200 पर। तो परसेंटेज कमी कितना आ रहा है 45, ये निकाले। इसका मतलब कथन अपने आप में क्या है, सत्य है। निकाले 45 सर, कथन सही है, आ रहा है ठीक। देखो चलो, ये तो इंडिविजुअल एक प्रश्न है, दिक्कत यह है कि दो दो प्रश्न सॉल्व करने हैं आपको एक ही प्रश्न में, समझ आ रहा है। चलो इंडिविजुअल चेक करते हैं कथन को। आय को मान लो कितना 900, आय को मान लो 900, व्यय को मान लो 700। आय को 900 ले लिए और व्यय को कितना 700। अब आय 900 व्यय 700। चलो बचत कितना होगा खुद से बता दो, बचत 200। नया आय बोलो कितना हो गया 10% कमी, तो 90 का 10% सोचो कितना, मतलब 900 का 10% कितना 90। 900 का 10%, नीचे वाला 2 जीरो, 900 के 2 जीरो से कैंसिल, कितना आ जाएगा 810 आएगा। 900 में 10% कमी, तो 900 का 10% निकालो 90 आएगा। 90 का कमी हो गया, कितना हो गया 810। व्यय समान, मतलब कितना 700। तो फिर यहां से बचत बता दो, पहले बचत था 200 और अब बचत कितना हो गया 110। तो बचत में कमी का परसेंट निकालो, यहां पे निकालना पड़ेगा, ओरली नहीं बता पाऊंगा। कितने का कमी हुआ 90 का, किस पे 200 पे। तो 90 200 का कितना परसेंट है निकाल लो, कितना परसेंट 45। तो बचत में कमी का परसेंट कितना है 45। ये कथन क्या है, सत्य है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, बन जाएगा। 400 300 क्यों लिया, 900 700 क्यों लिया, समझ आ रहा है ना। कैलकुलेशन आसान हो जाता है, आप 9 और 7 लेके बनाओ लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो 900 और 700 लेने का फायदा यह है कि 900 में 10% कमी सीधे दिखता है। सर 900 में 10% कमी के लिए आप 900 का 90% भी लिख सकते थे चाहते तो, लेकिन 900 का 10% लिखो। 900 का 10% होता है सर कितना, देख लो 900 का 10% ओरली बता सकते हैं 90। 90 का कमी करे तो नया आय कितना आया 810, व्यय को समान रखा है 700, तो बचत कितना 110। तो पहले बचत 200 था, अब कितना हो गया 110। तो 200 से 110 होने का मतलब कितने परसेंट का कमी 45। 90 का कमी किस पर 200 पर, तो वो 90 200 का कितना परसेंट है, यही तो मतलब हुआ ना यार। जैसे मान लो मैंने 200 रुपए का निवेश कर दिया किसी व्यापार में, मैंने 200 रुपए का निवेश किया, ये कम होकर कितना हो गया 110। कितना रुपया कम हुआ मेरा 90, किस पर 200 पर, क्योंकि इस 90 रुपए के लिए मैंने कितने रुपए का निवेश किया था 200। तो ये 90 200 का कितना परसेंट है 45%। इसका मतलब कथन अपने आप में क्या है, सत्य है। कारण अपने आप में सत्य है कि नहीं, चलो कारण की सत्यता की जांच करते हैं अपन। कथन को छोड़ दो, अब कथन तो सही आ गया, कारण को चेक करो, कारण क्या लगता है सही है कि नहीं है। पढ़ो, पढ़ के समझ में आएगा कारण को। आय में कमी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, बचत पर। ऑब्वियस सी बात है, मेरी आय अगर कम हो गई तो बचत पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा इसका। और बहुत ज्यादा प्रभाव कब पड़ेगा, जब व्यय भी क्या है समान है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा फिर तो। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं, ये तो एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल है कि भाई मेरे आय में कमी हो गई तो मेरे बचत पर प्रभाव पड़ेगा इसका। अब व्यय पहले जैसा ही है और आय क्या हो गई कम, तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे पहले मान लो मैं 1000 रुपए कमा रहा था और खर्च कर रहा था 800, तो बचा कितना रहा था 200। अब मेरा आय कम हो गया, मान लो 900 हो गया है और खर्च उतना ही है जितना पहले था, तो बचत पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। बचत कितना हो गया, आधा हो गया, इस बार 100 हो गया। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये कारण भी अपने आप में क्या है, सही है। इसका मतलब कथन सही, कारण सही। इसका मतलब सी और डी तो कैंसिल यहां से। समझ आ रहा, मैं जान के ए और बी वाले क्वेश्चन ही ले रहा हूं, सी और डी वाले लेके मतलब ही क्या निकलेगा यार।
वो तो बना ही लोगे आप। मान लो यहाँ पे उत्तर आता 35%, आप बोलते कथन गलत, क्या ही मतलब होता उस प्रश्न को बना के? सी और डी वाले प्रश्नों को ज्यादा बता के मतलब ही क्या है? मान लो यहाँ पर 35% लिख देता मैं, आप बोलते सर ये तो 45 आ रहा है, मतलब कथन क्या है, गलत है। फिर तो आपका ए और बी वैसे ही खत्म, व्याख्या वाली बात ही नहीं आ रही फिर तो। इसीलिए वो वाले प्रश्न को नहीं ले रहा हूं अभी, आगे एक दो प्रश्न लूंगा वो वाले। कथन अपने आप में सही, कारण अपने आप में क्या है, सही। कारण अपने आप में स्टेटमेंट के तौर पे सही है कि नहीं, ये स्टेटमेंट मैं आपको पूछूं कि गणित में इस स्टेटमेंट का अगर सत्यता का जांच करना है तो ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये प्रश्न अपने आप में क्या है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है कि आय अगर आप कम कर दोगे तो बचत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब व्यय पहले जैसा है तो बचत पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो कथन सही, कारण सही, व्याख्या हो रहा है कि नहीं, व्याख्या हो रहा है कि नहीं, यही दिक्कत है। देखो व्याख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ए सही आर सही, लेकिन यहां व्याख्या की बात आ रही है, व्याख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ क्या लगता है? अब देखो यहाँ पे क्योंकि जोड़ दिए और हो गया, वो क्योंकि वाला यहाँ पे कंसेप्ट मत लाना भाई। जैसे एक लड़का मेरे वीडियो में कमेंट किया था, अरे सर क्योंकि जोड़ो खत्म काम। गणित है भाई, गणित में क्या क्योंकि, गणित में क्योंकि जैसा कुछ नहीं होता है भाई। तो यहां पर व्याख्या नहीं करेगा, समझना, व्याख्या क्यों नहीं करेगा, यही तो दिक्कत है गणित के प्रश्नों में। व्याख्या क्यों नहीं करेगा? आप इस कथन के सत्यता की जांच करते समय पूरा कैलकुलेशन करके क्या निकाले हो, 45%। समझ पा रहे हैं बात को? ये समझना, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ लिए ना तो गणित के कथन और कारण के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। ये कारण अपने आप में क्या है, सही है, लेकिन क्या इस कारण के बेसिस पे इस कथन को चेक कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक फैक्ट है, चलिए कि होता है ऐसा, व्यवहारिक है, एक कंसेप्ट है कि ऐसा होगा कि आय कम हो गई तो बचत पर प्रभाव पड़ेगा और व्यय पहले जैसा है तो बचत पर और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या केवल इसके बेसिस पे आप इस 45% के डेटा को चेक कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अरे समझ पा रहे हैं? इस कथन के सत्यता की जांच में इस कारण का कोई उल्लेख किए क्या? अपन नहीं किए। जबकि इससे पहले वाले प्रश्न को देखो, इसके पहले वाले प्रश्न में तो ये कारण हर जगह पर फिट होगा, मतलब आय और व्यय में सेम परसेंट में वृद्धि या कमी करोगे तो उसके योग और अंतर में सेम परसेंट में वृद्धि या कमी होगी। मतलब मेरे को इस स्टेटमेंट को पढ़ के ही कथन के सत्यता की जांच कर लिया था। मैं इसको पढ़ा बस, और इसका केवल यूज करके मैं बता दिया था कि हाँ 25-25 तो ये भी क्या होगा 25। केवल इस कारण के बेसिस पे ही बता दिया था कि ये 25 तो ये भी क्या होगा 25। लेकिन क्या यहां पे इस कारण को पढ़ के आप इस 45% के डेटा को खोज पाओगे क्या? नहीं खोज पाओगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है कथन में। कथन में क्या बताना है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू, कि वो बचत में 45% की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको कथन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? रेशियो का कंसेप्ट लगाया, परसेंटेज का कंसेप्ट लगाया, तब जाके आपको वो उत्तर मिला 45%। ठीक है सर, लेकिन क्या उस 45% को खोजने में इसका कोई यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये कारण अपने आप में सही है, लेकिन कथन के सत्यता की जांच में अपन इसका कोई उपयोग नहीं किए। समझ पा रहे हैं? जबकि यहां पर उपयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन को पता है कि अगर ऐसा होता है तो परसेंट गारंटीड कितना आएगा? 25। इसको पढ़कर क्या बता पाओगे क्या? चलो मैं इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, यहां क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैं समझना बात को, यही कंसेप्ट है कथन कारण में। यहां क्वेश्चन मार्क कर दिया, कितने परसेंट की कमी। चलो यहां पे भी मैं क्या किया, इसको हटा दिया, कितने परसेंट का वृद्धि। समझना बात को, कितने परसेंट का वृद्धि, समझना। ये प्रश्न पूछ लिया, इसके बेसिस पे आप बता पा रहे हो क्या कितने परसेंट का वृद्धि? बता पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आय और व्यय में समान प्रतिशत की वृद्धि होगी तो उसका अंतर भी उसी प्रतिशत में बढ़ेगा। मतलब यहां पर उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर उत्तर क्या होगा? ये 25, ये 25 तो ये भी कितना होगा? 25 होगा। मतलब इस कारण के बेसिस पे इस कथन के उत्तर को अपन फाइंड कर लिए हैं। लेकिन यहां पर चलो ये प्रश्न लिखा मैं आपके सामने, इसके बेसिस पे बताओ कितना परसेंट? नहीं बता पाऊंगा। इसके बेसिस पे क्या आप इस उत्तर को बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे हैं। इस उत्तर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? इस उत्तर के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। कैलकुलेशन करके आप बताएं यहां पर क्या हो रहा है, 45% आ रहा है। इसका मतलब कारण अपने आप में सही जानकारी है, लेकिन ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या डिफरेंस है दोनों प्रश्न में? इसीलिए दोनों प्रश्न लिया हूं।
समझ पा रहे हैं? ये वाला जो कथन है ये स्पेसिफिक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये कारण एक जनरल रूल बता रहा है, एक जनरल बातचीत कर रहा है। जबकि यहां पर तो ये पूरा पूरा कंसेप्ट ही है, ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का रिजल्ट है। ये जो है ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का रिजल्ट है कि आय जितना परसेंट बढ़ा व्यय उतना ही परसेंट बढ़ा, तो दोनों का डिफरेंस भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा, दोनों का एडिशन भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। आय जितना परसेंट कम हुआ व्यय उतना ही परसेंट कम हुआ, तो दोनों का डिफरेंस भी उतना ही परसेंट कम होगा, दोनों का योग भी उतना ही परसेंट कम होगा। तो ये तो एक पूरा पूरा रिजल्ट है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया है। तो मैं यहां पर आपको बोला था कि इसको मैं अगर हटा दिया और आपको इस कारण के बेसिस पे उत्तर देना है तो आप दे पाएंगे 25%। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि आप इसको हटा करके इस कारण के बेसिस पे उत्तर खोजिए। मैं बस प्रश्न आपको यह बोला कि व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 4:3 है, आय में इतना परसेंट वृद्धि, व्यय में इतना परसेंट वृद्धि, तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि, तो आप इसके बेसिस पे बता पाओगे कितना परसेंट वृद्धि, 25% का वृद्धि। लेकिन आप यहां पर इस कारण के बेसिस पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाओगे। एक जनरल सा रूल लिखा है लेकिन कथन के सत्यता की जांच में इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो यहां से एक रूल ये समझिए कि अगर कथन कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और कारण जो है ये केवल एक जनरल सा रूल बता रहा है, एक जनरल सा समझ आ रहा है, जानकारी दे रहा है, तो यहां पर हमेशा कथन और कारण सही बैठेंगे लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। समझ आ रहा है? एक जनरल जानकारी दे रहा है बस, ये जो कि सब जानते हैं। आप घर वालों से पूछोगे कि आय कम होगा तो बचत पर प्रभाव पड़ेगा और व्यय पहले जैसा है तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये तो एकदम जनरल जानकारी है। लेकिन इस जनरल जानकारी के बेसिस पे इस कथन के सत्यता की जांच हुई क्या? नहीं। इसके सत्यता की जांच करने के लिए मेरे को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, अनुपात लगाना पड़ा, परसेंटेज लगाना पड़ा, तब जाके इस कथन के सत्यता की जांच हुई है। जबकि इधर वाले पे इस कथन के सत्यता की जांच करने के लिए मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। मैं सीधे बोलता कि जितना परसेंट वृद्धि आय में उतना परसेंट वृद्धि व्यय में, तो बचत में भी क्या होगा? उतना ही परसेंट वृद्धि होगा। समझ पा रहे हैं बात को? समझ आ रहा है? प्रैक्टिस से और पूरा ये प्रैक्टिस लगेगा इसमें। गणित में इसलिए टफ है कथन कारण। समझ आ रहा है? गणित में टफ है बल्कि कथन कारण, जीएस में उतना टफ नहीं है। समझ आ रहा है? लैंग्वेज में उतना टफ नहीं है कथन कारण का प्रश्न, गणित में टफ है। देखो टफ तब हो जाता है जब दोनों सही हो जाएं। दोनों सही हो जाए तो फिर व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये मैटर करता है। नोट कर लो फिर यहां पे उत्तर क्या होगा? कथन सही है, कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन में समझ आया भाई? ये पूरा तरीका है। बढ़िया से लिखते चलना, हर चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा ये सब चीजों को, हर चैप्टर के एंड में। अब यही चाहेगा इसी चीज को पढ़ के मत जाना, ऐसा नहीं है। कहीं इस बार आया ही नहीं, मेरे को तो लग रहा नहीं चाहेगा, देखना तो बच्चों के जिद में पढ़ा रहा हूं मैं। मेरे को तो पूरा ऐसा फीलिंग है, पूरा ऐसा वाइब से कि नहीं आएगा मंडी में क्योंकि जिस चीज में मार्केट में लोग लग जाते हैं, लग गए हैं। अच्छा, सब फैकल्टीज के बस की बात भी नहीं है ये। समझ आ रहा है? अब देखो मैं ये सब बनाया हूँ, ऐसे जो बता रहा था ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं मेरे। देखो हर चैप्टर के ऐसे नोट्स हैं कथन कारण के। कभी मैं ऐसा बुक लेके नहीं आता था पढ़ाने, लेकिन अब आना पड़ रहा है, अब नोट्स लेके आना पड़ रहा है मेरे को। कभी मैं ऐसा नोट्स लेके आता नहीं था पढ़ाने क्लास में, लेकिन अब नोट्स लेके आना पड़ रहा है। हर चैप्टर के एंड में ऐसा लाना पड़ेगा मेरे को। ये लगभग आधे चैप्टर का प्रिपेयर हो गया है, आधे चैप्टर का बचा है। नहीं करा तो रहा हूं भाई। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन रहेंगे ना आपके कथन कारण के। अरे जितना मेरे पास रहेगा वो आपके लिए रहेगा भाई, कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं लेकिन आप एडवांस में मांगोगे कि हर चैप्टर का दे दो, तो हर चैप्टर का नहीं मिलेगा। जो जो चैप्टर होते जाएगा उसका कराते जाऊंगा मैं। समझ आया? क्या बोल रहे हो? हाँ इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो एक ही बात तो है, 200 से 110 जाओ। क्या बोलना चाह रहे हो आप फिर? कैसे व्याख्या कर रहा है बताओ ना। मैं बोल रहा हूं कि इसके बेसिस पे आप ये डेटा फाइंड नहीं कर सकते, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। इस कारण के बेसिस पे इस डेटा को फाइंड नहीं कर पा रहे हो आप। समझ आ रहा है? ये एक जनरल रूल है, एक जनरल बातचीत है
इसके बेसिस पे आप इस कथन को चेक करने का मतलब क्या? मैं आपसे पूछा इस कथन को चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है, तो इस कथन को चेक करने का मतलब आप इस डेटा को चेक करोगे ना कि 45% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो मतलब हुआ। मैं बोला इस कथन के सत्यता की जांच करो, तो इस कथन के सत्यता की जांच करने में मेन मेरा आपसे यह सवाल है कि ये 45% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। तो आपने चेक किया 45% आया, लेकिन क्या इस जनरल बातचीत के बेसिस पे बस आप उत्तर बता पाएंगे क्या सही है कि नहीं है? नहीं बता पा रहे हो। आप कैलकुलेशन मत करो, क्या केवल इसके बेसिस पे बता पा रहे हो 45%? नहीं बता पा रहे हो, लेकिन यहां पर बता पा रहे हो, केवल इसके बेसिस पे आप बता पा रहे हो कि क्या आएगा, 25% आएगा। हाँ, तो फिर अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। देखो ना, यहीं पे देखो ना आप, दोनों में सेम होने पर कॉमन आ जाता है, इसीलिए दोनों में समान प्रतिशत में वृद्धि तो अंतर में भी समान प्रतिशत में वृद्धि, लेकिन एक में वृद्धि एक में कमी, तो फिर वो अंतर में कुछ ना कुछ अलग डेटा आएगा। जैसे कि कथन में वृद्धि बता और कारण में है ना जो कमी, मतलब अंदर करने पे अंदर आता है इतना। हाँ हाँ, तो उसमें उस बेसिस पे मतलब नहीं, अगर ये वृद्धि का है तो इधर वृद्धि का ही रहे तो व्याख्या करेगा, व्याख्या करेगा। कमी का है तो व्याख्या कहां कर रहा है, फिर वो कमी का है तो व्याख्या कहां कर रहा है? फिर मेरे को देखना पड़ेगा ना कि वृद्धि के लिए भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। कमी के लिए बस यहां पर कमी दे देगा, यहां पर कमी दे देगा, यहां पर कमी दे देगा, तो यहां पर कमी दे देगा। समझ आ रहा है? उनका प्रश्न अलग था, कथन में केवल वृद्धि वृद्धि दिया है और कारण में कमी का बात कर दिया है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है भाई, फिर नहीं कर रहा है व्याख्या। क्योंकि आप खुद सोचो, कारण का मतलब क्या, इसके बेसिस पे आप इस उत्तर को बता पा रहे हो। अब कमी वाले के बेसिस पे आप उत्तर कैसे बता पाओगे? मेरे को फिर चेक करना पड़ेगा कि वृद्धि के लिए भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। समझ आ रहा है? कारण का मतलब इसको देख करके मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूं, इसका यूज करके मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूं, इसका मतलब सही है ये। यहां पर सीधे सीधे मैं बता पा रहा हूं कि आय, और आप जो बोल रहे हो वैसा प्रश्न बनेगा भी नहीं। समझ आ रहा है? लॉजिकल प्रश्न पूछेगा तो आय और व्यय दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि होने पर उनका अंतर भी उसी प्रतिशत से बढ़ता है, इसका मतलब कि उत्तर 25% होगा सर। मतलब इस कारण के बेसिस पे कथन के सत्यता की जांच हो गई है, लेकिन यहां पर इस कारण के बेसिस पे 45% की जांच नहीं हो पा रही है। तो यहां पर व्याख्या नहीं कर रहा है और यहां पर व्याख्या कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अरे समझ आया कि नहीं आया? ये एक आध और ट्राई करो, चलो। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, आपको ध्यान रखिएगा। सही जोड़ी में क्या है यार, सही जोड़ी में 4 ठो अलग प्रश्न, 4 ठो अलग प्रश्न, यही तो मतलब होगा। सही जोड़ी में 4-4 प्रश्न दे देगा सही जोड़ी में। सही जोड़ी में आपको जैसे एक प्रश्न सही जोड़ी का लिख लो, चलो एक बार पहले एक सही जोड़ी का प्रश्न लिखो तो जल्दी से, उसके बाद कथन कारण के प्रश्न में आऊंगा। फिर एक सही जोड़ी का प्रश्न लिखो। सही जोड़ी के प्रश्न में वही सब करना है जो आपने सीखा है। लिखिए, सही जोड़ी मिलाइए। लिखिए पहला, ए अनुपात बी बराबर, इसी वैरायटी का एक प्रश्न अभी रिसेंट में किसी एग्जाम में आया था। ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, बी में लिखिए ए अनुपात बी बराबर 8:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो ए अनुपात सी बराबर, ये अच्छा प्रश्न है सी वाला जो है। खैर यहाँ पे सही जोड़ी बनाने का प्रश्न है, तो सी को सॉल्व नहीं करोगे तो भी ऑप्शन से चेक कर सकते थे, लेकिन सी वाला प्रश्न अच्छा है, इसको समझाऊंगा मैं। सी वाला जो प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न भी अच्छा है, इसीलिए मैं सही जोड़ी का ये प्रश्न ले लिया हूं। ये सी वाला इंडिविजुअल तौर पे अच्छा प्रश्न है, बाकी तो आप ऐसा है कि इनको तो आप चेक कर ही लोगे। ऑप्शंस को थोड़ा देखना, किस प्रश्न को सॉल्व करे जिससे कि उत्तर मेरा तुरंत आ जाए। सही जोड़ी बनाने के प्रश्न भी नहीं मिल रहे हैं भाई कहीं पे, ये सब खुद से बनाने पड़ रहे हैं, और बनाते समय प्रॉब्लम ये भी है कि
4 ऐसे प्रश्न डालने पड़ रहे हैं जिसमें चारों में एक जैसा उत्तर आ रहा हो। यह प्रश्न है। अब ऑप्शन दे रहा, थोड़ा ऑप्शन में खेलना सीखना, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में थोड़ा ऑप्शन में खेलना सीखना। अभी बनाने मत बैठो, थोड़ा ऑप्शंस को देखो, किसको सॉल्व करने पर जल्दी अपना काम बनेगा वो देखना। यहाँ 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 लिख लीजिएगा। बनाइए, ये ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, ये प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सोचिए क्या रहा है। बी, बाकी लोग बनाइए। जो नहीं बनता उसको ज्यादा परेशान मत हुआ करो, जो आसान दिखे ना उसको फटाफट बनाया करो। अब ऑप्शंस में तो सर कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा जहां पे किसी एक ही ऑप्शन को सॉल्व करके उत्तर निकाल सके अपन, क्योंकि ए में 2 जगह पे 2 है, बी में 2 जगह पे 4 है, सी में भी आप देखेंगे तो सर 1 1 भी है, 3 3 भी है, डी में 1 1 भी है, 3 2 भी है। चेक करिए, जो आसान लगता है फटाफट उसको बनाइए, यही तो दिक्कत है। ऑप्शन भी देखो ना घुमा दिया है, ऑप्शन भी घुमा दिया, देखो ऑप्शन भी घुमा दिया है। ऑप्शन में दिमाग लगाने बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूब वाले टीचर्स, लेकिन ऑप्शन में कैसे दिमाग लगाऊं सर? ऑप्शन में ही दिमाग लगाऊंगा उतने देर में तो समय खत्म हो जाएगा। जो आसान लगे फटाफट निपटाओ उसमें, जो आसान लगे, ठीक, जो आसान लगे ना उसी को निपटाओ। तो जो आपको आसान लग रहा है, 4 ठो प्रश्न है आपके सामने, सर सी थोड़ा टफ लग रहा है सर, ये तो आसान लग रहा है सर बी, लेकिन बी में सर देखो ना 4 4 2 3, चलो बी को निपटाओ। तो बी को निपटाने में कुछ समझ आ रहा है क्या? डी वाला सॉल्व करेंगे तो डी सब में अलग अलग कहाँ है? अलग अलग है क्या? एक एक है, ठीक है ठीक है। ऑप्शन से देखेंगे तो डी में भी, लेकिन 2 ऑप्शन हैं, इधर भी 2 में 1 1 है, 1 में 2 है, 1 में 3 है। इतना बुद्धि लगाने से अच्छा है, मेरा मानना यह है कि फटाफट जो आसान दिखता है निपटाओ यार। जितना बुद्धि लगा उतने में तो 2 निपट जाते इसमें, जितना बुद्धि उधर लगा उतने में 2 निपट जाते, इधर पे आराम से 2 निपट जाते भाई। समझ आ रहा है? आराम से 2 निपट जाते भाई। ये तो सर आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। चलो सी टफ है सर, सी को छोड़ो यार, ए बी डी को निपटाते हैं पहले। तो बनाओ यार सभी लोग, ये सब तो बेसिक पढ़ चुके हो ना। ए को निपटाओ तुरंत, बी को निपटाओ, डी को निपटाओ। सी टफ है, छोड़ो, जो टफ है उसको छोड़ो, जो आसान है उसको निपटा दो फटाफट। बी आ रहा है ऑप्शन। सही जोड़ी बनाने वाले में थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है कि एक आध उसमें नहीं बन रहा है तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। मत लगाना दिमाग ऑप्शंस में। बहुत लोग बोलेंगे ऑप्शंस में दिमाग लगाओ, ऑप्शंस में दिमाग लगाओगे उतने देर में 1 2 निपटा दोगे इधर। और ऑप्शंस में दिमाग लगाने के बाद भी कम से कम 1 2 तो निपटाना ही पड़ेगा ना यार। अब जितना दिमाग ऑप्शंस में लगा उतने में तो 1 2 निपट जाएंगे यहाँ पे। जैसे पहला वाला बहुत आसान है सर, काहे के लिए ऑप्शन में दिमाग लगाओ सर? पहला बहुत आसान है सर। पहला अपन को पता है ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, तो पहले क्या निकालेंगे? ए बी सी का रेशियो, याद है ना? इस प्रकार से ए बी सी का रेशियो निकाल लो सर। ये सब तरीके बता चुका हूं। ए बी और बी सी का रेशियो दिया तो ये ए बी, ये बी सी। यहाँ पे क्या लिखूं? 4, यहाँ पे क्या लिखूं? 5, 3 5
15, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब एबीसी का रेशियो मिल गया सर, रेशियो मिल गया और रेशियो ही फाइंड करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। ए प्लस बी मतलब 15 प्लस 20, बी प्लस सी मतलब 20 प्लस 24, कितना आया देखो 35 और 44, कटेगा क्या? नहीं। 35 44 कहां पे है? यहां पे, मतलब ए का क्या हो रहा है 2। अब ए का 2 यहां पे भी है, ए का 2 यहां पे भी है, ये तो खत्म हो गया सर। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाना, ए का 2 यहां पे, ए का 2 यहां पे, तो डी को सॉल्व करो। बी को सॉल्व करूंगा तो लफड़ा है, देखो ऐसे कर लो। बल्कि आप बोले सर ए का 2 यहां पे है, ए का 2 यहां पे, तो सी और डी तो खत्म। अब या तो ए उत्तर होगा या तो बी होगा। तो अब ए और बी में दिमाग लगाओ, कौन सा सॉल्व करूं जहां से मेरे को आंसर मिल जाए। सर बी को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बी दोनों में क्या है? सेम है। इसका मतलब बी तो गारंटीड क्या आएगा? यही आएगा, गारंटीड यही आएगा। तो बी को काहे सॉल्व करना भाई, जब पता है कि या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर बी होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब दोनों में बी क्या है? 4, तो बी को काहे सॉल्व करने बैठोगे? बी तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में क्या है? 4। सी और डी में से किसी एक को सॉल्व करो, जो आसान लगे उसको करना, जो आसान लगे। कौन सा आसान लग रहा है? डी। डी आसान लग रहा है, डी को निपटाओ। अनुपात दिया, अनुपात पूछा है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16। यहाँ पे 3 प्लस 4 7, 7 का वर्ग कितना? 49, 16 और 9 25, 25 रेशियो 49, कौन सा मिल रहा है? 3। इसका मतलब डी का क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसका मतलब बी करेक्ट। सी को मेरे को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। समझ पा रहे हैं? एक सॉल्व करने के बाद ऑप्शंस से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे। एक प्रश्न सॉल्व करने के बाद, ध्यान से समझ लो, एक प्रश्न सॉल्व करने के बाद 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने पहला प्रश्न सॉल्व किया, पहला प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपने बोला सर ए का होगा ये 2, ए का होगा 2, तो ए का 2 यहां पे है सर, ए का 2 यहां पे है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो गए एलिमिनेट। अब ए का 2, ए का 2 यहां पे, तो बी को सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है कि सर, क्योंकि बी का 4 ही आएगा, दोनों में 4 ही है, मतलब बी का 4 ही आएगा। सी और डी में से किसी एक को सॉल्व करो जो आपको आसान लगे। तो सर सी देखा देखा नहीं लग रहा है, डी देखा देखा लग रहा है, डी को सॉल्व करते हैं। अनुपात दिया है, अनुपात पूछा है, ए का वैल्यू रखो 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9, बी का वैल्यू रखो 4, तो 4 का वर्ग हो गया 16, तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। अब a प्लस बी पूरा कर लो पहले, 7, 7 का वर्ग 49, 25 रेशियो 49, तो देख लो कहां मिल रहा है? डी का मिला 3। तो आप बता दिए डी का 3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलो सी को आप लोग अलग से सॉल्व करके उत्तर निकालो। ये एग्जाम थोड़ी है कि मार के आगे बढ़ना है। सी का उत्तर निकालो, वो उत्तर तो आएगा ही, लेकिन निकालो, आप बोल रहा हूं। निकाल लिए क्या? अरे यार निकाले हो ना, निकाल ली हो ना, कैलकुलेशन किए हो ना? हाँ वो चाह रहा हूं मैं। सी का कैलकुलेशन करिए और उत्तर निकालिए। 5:7 आएगा, कैसे आएगा? कैलकुलेशन करिए। इसके बाद एक कथन कारण के प्रश्न में आएंगे वापस से। टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा यार, इसमें कुछ नहीं है। एक वीडियो भेजूंगा ना आप लोग को, उसको देख लीजिएगा। आज अभी डलवाऊंगा वीडियो, उसको याद से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट भी दिलवा दे रहा हूं, कथन कारण के प्रश्न का अलग से मिल जाएगा आपको। अभी जो प्रैक्टिस शीट दिलवा रहा हूं उसमें कथन कारण के प्रश्न नहीं है, लेकिन अच्छे प्रश्न है उसमें। बनाओ बनाओ जल्दी से सभी लोग, सी वाले प्रश्न का उत्तर निकालो। सी वाले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा देखिए जल्दी से, फिर कथन कारण के प्रश्न में आएंगे। बना? सी वाले प्रश्न का उत्तर निकाले क्या? बी रेशियो ए पूछा है, निकाले? 5:7। करो करो भाई। प्रैक्टिस सेट लेते हुए जाएंगे आज। बना क्या? सी क्या किए हैं यार बताइए, क्या किए हैं? तिर्यक गुणा, ठीक देखते हैं चलिए।
सी वाले प्रश्न को देखते हैं। ये तो समझ आया ना इसका अप्रोच क्या करना है अपन को। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में ये तो दिक्कत नहीं है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। सही जोड़ी बनाने वाले में सीधे सीधे 4 प्रश्न है आपके सामने। 2 प्रश्न मुश्किल से सॉल्व करने पड़ते हैं आपको। 2 प्रश्न, 4 नहीं करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। थोड़ा चालाकी दिखाएंगे तो 2 करने हैं। चारों को सॉल्व करने मत बैठ जाना। एक को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखना, 2 ऑप्शन गारंटीड एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचे रहेंगे। 2 बचे रहेंगे उसमें देखना किसको पकड़ू जिससे उत्तर मेरा आ जाए। चलो सी वाले प्रश्न को देखते हैं क्या है ये। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है। a अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 1/2 और c अपॉन a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 3/4। यही दिया है ना। और आपसे b रेशियो a पूछा है। b रेशियो a पूछा है मतलब कि c का वैल्यू निकाल के अपन दूसरे में रख देते हैं। यही तो अप्रोच होगा ना यार। अपन को पूछा क्या है b रेशियो a, तो अपना अप्रोच क्या होगा। b रेशियो a पूछा है मतलब कि सर c को हटाना होगा। c को हटाने का मतलब यहां से c का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से c का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसको अपन करते हैं 2a बराबर क्या b प्लस सी। तो यहां से c का वैल्यू क्या निकला 2a माइनस बी। रख दो यहां पर, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। कुछ खास नहीं था इसमें भी। यही क्या हो गया ना। 2 का मल्टीप्लाई a में, b प्लस सी का 1 में। अब यहां से c का वैल्यू क्या आएगा 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी मैं यहां पे रख देता हूं, इस c के प्लेस पे रख देता हूं मैं 2a माइनस बी। अब यहां से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 दूनी कितना 8, 4b, 3a प्लस 3b। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 3 और 4 7। तो यहां से a बटा b कितना आया 7/5। तो आपसे पूछा क्या है b बटा a 5/7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आपको नोट कर लीजिए, वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिए एक बार। देखो ये अनुपात दिया था उसको बट्टे के रूप में लिख लिया हूं मैं। इधर पे अनुपात दिया था उसको भी बट्टे के रूप में लिख लिया हूं मैं। 2 का मल्टीप्लाई a में किया, b प्लस सी का 1 में किया। अब यहां से क्या किया, ये c का वैल्यू निकाल के, c का ही वैल्यू क्यों निकाला क्योंकि मुझे b रेशियो a चाहिए था, मतलब c को हटाना है। तो c का वैल्यू में क्या निकाला 2a माइनस बी, और इस c के वैल्यू को मैं यहां पुट कर दिया 2a माइनस बी। c के वैल्यू को यहां पर मैं पुट कर दिया 2a माइनस बी। उसके बाद तो काम कुछ नहीं बचा। 4 का गुणा करेंगे 8a माइनस 4b, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b, प्लस 3a इधर आएगा तो माइनस 3a। तो 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस 4b इधर आएगा तो प्लस 4b, 3b और 4b 7b। तो a के नीचे कौन आएगा b, तो 7 के नीचे कौन जाएगा 5। a बाई बी 7/5, यहां से b बाई a कितना हो जाएगा 5/7। हो गया। चलिए कथन कारण के प्रश्न में आ जाइए। अब ये तो बन जाएगा ना। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगा आपको। बढ़ू आगे। इस प्रश्न में सी को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, जो टफ लगे उसको मत किया करो सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। तो अभी जो कराया उसी का यूज करना, देखना। लिखिए, कथन लिखिए। लिखिए, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तथा यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तथा a प्लस बी बराबर c प्लस डी हो। यह अच्छा प्रश्न है। तथा a प्लस बी बराबर c प्लस डी हो तो a बराबर c और b बराबर d होगा। तो a बराबर c और b बराबर d होगा। इसको चेक करना है आपको, होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है अप्रोच। इसका यूज करके आपको देखना है कि a बराबर c और b बराबर d होगा कि नहीं होगा। होगा मतलब कथन क्या है सही है। कारण में क्या लिखा है लिखिए, कारण में लिखा है कि समानुपात और योग समान होने पर पद समान होते हैं। समानुपात और योग समान होने पर पद समान होते हैं। चलो चेक करो, पहले तो इंडिविजुअल चेक करो कथन को। कथन को इंडिविजुअल चेक करो।
चेक करो कि a बटा b बराबर c बटा d और a प्लस बी बराबर c प्लस डी अगर आपको दे दूं मैं, तो a और c बराबर होगा, b और d बराबर होगा क्या? पहले तो मेरे को बताना होगा कि नहीं होगा। थोड़ा लगाओ, गणित लगाओ थोड़ा। a अनुपात b बराबर c अनुपात d, a प्लस बी बराबर c प्लस डी, तो वहां से चेक करो a और c बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, b और d बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चेक करो। होगा, होगा, कथन सही है मतलब। बाकी लोग चेक करो तो। कथन को चेक करो। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तथा a प्लस बी बराबर c प्लस डी हो, तो a बराबर c और b बराबर d होगा। होगा कि नहीं होगा, चेक करिए। कथन के सत्यता की जांच करिए कि कथन सही होगा कि नहीं होगा। कथन एक अलग प्रश्न है आपके लिए। कथन को चेक करिए, कथन सही है कि नहीं। कोई कर पा रहा है क्या? कथन गलत है हेमंत कुमार। और कथन नहीं चेक पा रहे हो क्या यार? देखो यार कितना सिंपल है। ऐसा सब प्रश्न इधर से बनेगा, ऐसा सब प्रश्न आता है इधर से। कथन सही है, देखना कैसे बनेगा ये। पहले तो इंडिविजुअल चेक करते हैं कथन को। इंडिविजुअल चेक करते हैं कथन को। तो a अनुपात b का मतलब क्या, a बटा b। c अनुपात d का मतलब क्या, c बटा d। ये अपन को दिया है प्रश्न में। चलो और क्या दिया है, a प्लस बी बराबर क्या, c प्लस डी, ये भी दिया है। अब देखना है कि इन दोनों से a और c बराबर आता है, b और d बराबर आता है कि नहीं। अगर आया मतलब कथन क्या है, सही है। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। a प्लस बी बनाने के लिए यहां पर a प्लस बी कहना कहीं ना कहीं a प्लस बी का जुगाड़ यहां पर करना पड़ेगा। c प्लस डी का जुगाड़ इधर पे करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अपन को। इधर पे a प्लस बी का जुगाड़ करना पड़ेगा, इधर पे c प्लस डी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप दोनों साइड क्या करो, ऐसा प्लस वन कर दो। दोनों साइड समान संख्या जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं सर। दोनों साइड समान संख्या जोड़ सकते हैं। अरे जोड़ सकते हैं ना, इसी को बोलते हैं योगांतरानुपात। समझ आ रहा है? योग अनुपात, अंतर अनुपात और योग और अंतर दोनों का अनुपात, ऐसी तीन चीजें आती हैं, ध्यान से समझना। ये एक्चुअल में ये समानुपात के नियम हैं। इधर से भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार। योग अनुपात, उसी को योगानुपात बोल देते हैं। योग अनुपात को जोड़ करके योगानुपात, अंतर अनुपात को जोड़ करके अंतरानुपात, योग और अंतर दोनों का अनुपात, इसको जोड़ करके योगांतरानुपात। समझना बात क्या होती है, थोड़ा समझ लो इसको। अब आ ही गया, थोड़ा समझ लो इसको। समानुपात में लागू होते हैं। देखना समानुपात क्या बोलता है कि दोनों साइड अगर आप प्लस वन किए, दोनों साइड समान संख्या को जोड़ सकते हैं ना, दोनों साइड समान संख्या जोड़ सकते हैं बराबर के। तो दोनों साइड प्लस वन किया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी अपॉन बी। ये क्या बन गया, c प्लस डी अपॉन डी। इसी को बोलते हैं योगानुपात। योगानुपात बोलते हैं इसको, योगानुपात। समझ आ रहा है? मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सीधे सीधे ऐसा याद भी कर सकते हैं। याद नहीं करना है तो दोनों साइड प्लस वन करने पर ऐसा कुछ बनता है, इसी को बोलते हैं योगानुपात। इसी प्रकार एक और आता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। एक और आता है ऐसा, ये देखो, दोनों साइड माइनस वन करेंगे आप, ये देखिए, दोनों साइड माइनस वन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी को बोलते हैं अंतरानुपात, डिविडेंडो, अंतरानुपात। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको अंतरानुपात बोलते हैं। अब योगानुपात वाले को अंतरानुपात वाले से भाग दे देना, योगानुपात वाले को अंतरानुपात वाले से भाग दे देना। तो एक और क्या होता है, a बटा बी बराबर c बटा डी है। तो पहले यहां तक पहुंचना, फिर योगानुपात वाले को अंतरानुपात वाले से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी।
सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसी को क्या बोलते हैं? योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऐसा समझ आ रहा है? ये योगानुपात, ये अंतरानुपात, और ये क्या है? योगांतरानुपात। बचपन में ऐसा पढ़े होगे 9th 10th क्लास में, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ आ रहा है? वर्ग 2 वाले तो ये सब के लिए तैयार रहना, ये सब तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, नया स्ट्रक्चर आएगा। मैथ्स वाले तो तैयार रहना इन सब चीजों के लिए। वैसे तो योगांतरानुपात का प्रश्न बहुत बार आया है व्यापम के एग्जाम में, लेकिन उस प्रश्न को बच्चे ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, समानुपात में लागू होता है। मतलब a बटा बी बराबर सी बटा डी को आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो। a बटा बी बराबर सी बटा डी को सीधे सीधे आप ऐसा लिख सकते हो। a बटा बी बराबर सी बटा डी को आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिखने का मतलब आप इसको बोलते हैं योगानुपात, ऐसा लिखने का मतलब आप इसको बोलते हैं अंतरानुपात, और ऐसा लिखने का मतलब आप इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। कैसे आ रहा है ये समझ पा रहे हैं? दोनों साइड प्लस वन किया तो ये बन गया, दोनों साइड माइनस वन किया तो ये बन गया, दोनों साइड। अब यहां पर क्या करें? तो आप पहले योगानुपात तक पहुंचते, फिर अंतरानुपात तक पहुंचते, उसके बाद योगानुपात को अंतरानुपात वाले से भाग देने पर आपको क्या मिलता? योगांतरानुपात। सोचो ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग दोगे तो बी और बी कट जाएगा ना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाग दोगे तो डी और डी कट जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? योगांतरानुपात। नोट कर लीजिए साइड में कहीं पे इसको। हाँ बना सकते हैं, के नियम बोलते हैं उसको, बना सकते हैं। समानुपात में डेटा है तो बराबर में क्या करो? के मानो। अरे याद करो, बताया था बराबर में डेटा दिया रहता है तो बराबर में के मानते हैं। अरे अगर b बराबर d हो गया तो ऑब्वियस सी बात है a बराबर c तो हो ही जाएगा ना यार। आप खुद सोचो ना यार, b बराबर d हो गया, अरे निकाले कि नहीं b बराबर d आप, तो a बराबर c तो ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि a बटा b बराबर c बटा d है। तो b और d तो बराबर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है a और c तो बराबर हो ही जाएगा ना। b और d आपने अगर बराबर निकाल लिया तो a और c तो बराबर निकल ही जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। आप अगर b बराबर d निकाल लिए हैं तो जो रेशियो दिया है a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d, वहां पे b और d तो सेम हो चुके हैं, तो वो तो कट ही जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है a और c भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये लिखे क्या? चलो आ जाओ इसमें, ध्यान दो। यहां पर क्या बोला है देखो, a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तथा a प्लस बी बराबर c प्लस d हो तो a और c बराबर होंगे, b और d बराबर होंगे। तो अपन पहले इंडिविजुअल तौर पे चेक कर रहे हैं कि ये कथन सही है कि नहीं है। तो इस कथन के सत्यता की जांच करने के लिए अपन के पास ये दो इक्वेशन हैं, यहां से अपन को चेक करना है a और c बराबर होगा, b और d बराबर होगा। ये चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। तो मेरे को यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर अगर मैं a प्लस बी बना दूं, ऊपर में इधर पे क्या बना दूं? c प्लस डी, तो a प्लस बी और c प्लस डी तो बराबर है, तो वो कट जाएंगे, तो b और d क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया, समझ पा रहे हैं? इन दोनों का यूज करना है मेरे को। अब इन दोनों का यूज करना है सर, तो a प्लस बी ऊपर में बन जाए सर, इधर पे ऊपर में क्या बन जाए? c प्लस डी। तो a प्लस बी कैसे बनेगा? इधर पे +1 कर दूं और इधर पे भी क्या कर दूं? +1। चलिए +1 दोनों साइड किया तो ऊपर में क्या बना देखो? a प्लस बी बटा बी, इधर पे क्या बना? c प्लस डी बटा डी। या तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे अगर आपको योगानुपात नियम पता होता तो, कि सर यहां से योगानुपात नियम ऐसा बोलता है। नहीं पता था योगानुपात तो दिमाग लगाते कि ऊपर में a प्लस बी बन जाए सर, तो a प्लस बी बनाने के लिए +1 कर दूं, ऊपर में c प्लस डी बनाने के लिए +1 कर दूं, तो +1 किया तो a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी। यहां से a प्लस बी और c प्लस डी कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर, कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे को मिल गया b बराबर क्या? d, मिल गया b बराबर d। अब b और d बराबर है सर, b और d अगर बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है a और c भी क्या हो जाएगा? बराबर। b और d बराबर है तो a और c भी क्या हो जाएगा? बराबर। समझ पा रहे हैं? एक तरीका तो ये हो गया, के मान क्या बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कथन के सत्यता की जांच करनी थी, तो आपने क्या किया? कथन के सत्यता की जांच करने के लिए एक इक्वेशन तो ये आपके पास में है,
ए बटा बी बराबर सी बटा डी, और एक इक्वेशन ये आपके पास में है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने सोचा कि सर ऊपर में ए प्लस बी का जुगाड़ अगर हो जाए और इधर पे ऊपर में सी प्लस डी का जुगाड़ अगर हो जाए तो ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर है, तो वो दोनों कट जाएंगे, बी और डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर में ए प्लस बी बन जाए, कैसे बनेगा, +1 कर दो सर, +1 कर दो दोनों साइड, तो ये बन गया a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी। अब ये दोनों कटे क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर, बोला है प्रश्न में ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से b बराबर क्या आया, d, और a बराबर क्या आया, c आया। इसका मतलब कथन अपने आप में क्या है, सही है। अब कारण पे आते हैं, कारण क्या बोल रहा है, कारण को इंडिविजुअल तौर पे चेक करते हैं। कारण को इंडिविजुअल तौर पे चेक करेंगे, समानुपात और योग समान होने पर पद क्या होंगे, समान होंगे। समानुपात और योग कहने का मतलब ये, समानुपात और योग समान होने पर पद हमेशा क्या होंगे, समान होंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो दिख ही रहा है सर, कारण को इंडिविजुअल चेक कर रहा हूं मैं, कारण को इंडिविजुअल तौर पे चेक कर रहा हूं मैं। तो कारण को इंडिविजुअल तौर पे चेक करने के लिए आपने या तो यही एग्जांपल लेकर के देखा कि सर समानुपात और योग अगर बराबर हैं, समानुपात और योग समान है, समानुपात और योग समान होने का मतलब जैसे सर यहां पे देखो a बटा बी बराबर क्या, c बटा डी, मतलब a और b का अनुपात अगर c और d के अनुपात के बराबर है, साथ में योग भी बराबर है, समानुपात और योग समान होने का मतलब क्या हुआ, a और b का अनुपात c और d के अनुपात के बराबर है, साथ में a और b का योग c और d के योग के बराबर है। तो गारंटीड बोल रहा है यहां से क्या आएगा, a और c बराबर आएगा, b और d क्या आएगा, बराबर आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप इसको चेक करने के लिए देख भी सकते हैं कि ऐसा होता है, मतलब कारण आपस अपने आप में क्या है, सही है। आप कोई और एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, कोई और एग्जांपल लेके देखिए कि समानुपात और योग समान करके देखिए, समानुपात और योग अगर समान आता है, समानुपात मतलब ऐसा, ये देखिए a बटा बी बराबर c बटा डी, साथ में a और b का योग c और d के योग के बराबर है, तो पद हमेशा क्या आएंगे, समान आएंगे। देखो ना, ये अपन ने यहां पर अपन ने ये प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कारण जो है ये सही बात की जानकारी दे रहा है, मतलब कथन सही है, कारण भी क्या है, सही है। नहीं, गलत हो जाएगा फिर। देखो a बराबर c आएगा, b बराबर d आएगा, a बराबर c और b बराबर d ही आएगा, a बराबर b नहीं आ सकता, समझ आ रहा, a बराबर c और b बराबर d ही आएगा। अंक लेने में दिक्कत क्या है, आप सोचिए अंक, आप ऐसा सोचिए कि a बटा बी बराबर c बटा d भी हो जाए और a प्लस बी बराबर क्या हो जाए, c प्लस डी भी हो जाए। आप सोचिए, मुश्किल है सोचना, बताओ क्या लू, आप बताओ फिर क्या लू, बताओ क्या लू, ए बी सी डी का वैल्यू बताओ ना, सोच पा रहे हैं तो बताओ क्या लू मैं वैल्यू, यहां पर क्या लू बताओ, ले ही नहीं सकता मैं, एक ही हो सकता है कि अगर ए लिया 5, बी लिया 10, तो सी लेना पड़ेगा 5 और डी भी क्या लेना पड़ेगा 10, यही चले सकता हूं बस, इसीलिए तो प्रूफ भी हो पा रहा है ये। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, बात को थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा यार, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा पेपर आ रहा है, अभी देखे नहीं, समय और कार्य का पूरा कंसेप्चुअल प्रश्न दे दिया है आपको। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये भी सही होना है और ये भी सही होना है, मतलब a बटा बी बराबर c बटा डी भी हो जाए और a प्लस बी बराबर c प्लस डी भी हो जाए, a बटा बी बराबर c बटा डी भी हो जाए और a प्लस बी बराबर c प्लस डी भी हो जाए, तो फिर सर ऑब्वियस सी बात है a और c को क्या होना पड़ेगा, बराबर, और b और d को क्या होना पड़ेगा, बराबर। समझ पा रहे हैं बात को, होना ही पड़ेगा, आप कर ही नहीं सकते। चलो आप बोले सर a ले लो 5, b ले लो 10, रेशियो क्या बनेगा, 1/2, तो इधर मैं ले लेता हूं 15-20, चलो 15-30, इधर भी तो 1/2 बनेगा, लेकिन ये कहां सेटिस्फाइड हो रहा है, इन दोनों का योग 15, इन दोनों का योग 45, कहां हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इन दोनों को सही करना है मेरे को, इन दोनों को सही करना है, मतलब a बटा बी बराबर c बटा डी और a प्लस बी बराबर c प्लस डी, ये दोनों समीकरण संतुलित हो जाएं, ये दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा ए बी सी डी का वैल्यू बताओ, तो निश्चित तौर पे सर a और c का मान मेरे को बराबर ही रखना पड़ेगा, b और d का मान मेरे को बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, संतुलित होंगे। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि आप एबीसीडी का अलग अलग नंबर ले लो, आप एबीसीडी का चारों का अलग अलग नंबर लेके इन दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते, किसी हालत से नहीं कर सकते इन दोनों को बैलेंस। आप सोच के देखो ना, एबीसीडी चारों का अलग अलग नंबर पूरे ब्रह्मांड से कोई भी नंबर खोजो,
चारों का अलग अलग नंबर, नहीं कर सकते बैलेंस इन दोनों को, कर ही नहीं सकते। आप बोले सर कर सकते हैं, चलो देखते हैं ट्राई करके। ए बटा बी, चलो मैं लिया 5/10, रेशियो क्या बनेगा इसका 1/2। इधर भी 1/2 बनाने के लिए सर मैं 2/4 ले लिया, चलो बन तो रहा है सर, ये तो संतुलित हो गया। इधर 1/2 आएगा, इधर भी क्या आएगा 1/2, लेकिन क्या ये वाला संतुलित हो रहा है? क्या a प्लस बी कितना हो गया 15, लेकिन ये कितना हो रहा है 6, ये कहां हो रहा है? इस अकेले को अगर मेरे को संतुलित करना होता, इस अकेले को सेटिस्फाइड करना होता, तो फिर ए बी सी डी के अनंत मान है मेरे पास, अनंत मान है मेरे पास, समझ आ रहा है? अलग अलग अनंत मान है। अगर इस अकेले को मेरे को संतुष्ट करना होता तो ए बी सी डी के अलग अलग अनंत मान है। देखो ना 5 10 2 4, अनंत मान है बोल रहा हूं मैं, 6 12 1 2, ये भी तो हो रहा है, अनंत मान है। देखो ना 10 20 20 40, ये देखो हो तो रहा है। यहां भी कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, अरे 1/2 ही क्या लेना, 1/3 भी ले दूंगा मैं, 2/3 भी ले दूंगा दोनों साइड। तो मेरे को केवल इस अकेले को संतुष्ट करना होता तो ए बी सी डी के अनंत मान लिख देता अलग अलग, जिससे कि ये समीकरण बार बार क्या होता संतुष्ट। ये देखो ना संतुष्ट हो रहा है बिल्कुल सर, 6/12 1/2 के बराबर है। ये देखो संतुष्ट हो रहा है 5/10 2/4 के बराबर है। ये देखो संतुष्ट हो रहा है 10/20 20/40 के बराबर है। मतलब सर केवल इसको अकेले को संतुष्ट करना होता तो मैं ए बी सी डी के अनंत मान अलग अलग ले सकता, लेकिन मेरे को साथ ही साथ इसको भी संतुष्ट करना है। अब दोनों संतुष्ट हो जाएं, ऐसे ए बी सी डी के मान बताओ, मैं बोला आपको दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएं, दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएं, ऐसे ए बी सी डी के मान बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर अगर मैं ए को लिया चलो 5, बी को लिया चलो कितना 10, तो इधर पे क्या आया 5/10 और इधर पे क्या आया 5 + 10 आया। इधर पे भी रेशियो क्या बनाना है 1/2 और इधर पे भी योग क्या बनाना है 15। अब रेशियो बनाना है 1/2 और योग बनाना है 15, तो ऑब्वियस सी बात है इधर पे भी क्या लिखना पड़ेगा 5/10, इधर पे भी क्या लेना पड़ेगा 5 + 10। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर हो पा रहा है? एकदम सिंपल सी बात मैं आपको ये बोल रहा हूं कि a/b = c/d है और a + b = c + d है। इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करना है, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना है। ए बी सी डी का मान ऐसा रखेंगे जिससे कि ये दोनों समीकरण क्या हो जाए संतुष्ट। तो आप एग्जांपल के लिए बोले कि सर ए का मान रख दो 5 और बी का मान रख दो 10, ए का मान 5 बी का मान 10, तो सर यहां पर क्या बन गया 5/10। अब इधर पे भी 5/10 मतलब मन में क्या चल रहा है 1/2, तो इधर पे भी मेरे को क्या बनाना है 1/2, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इधर पे भी मेरे को क्या बनाना है 15। अब दो डेटा ऐसा जिसका रेशियो 1/2 बन जाए और योग 15, वो तो एक ही है 5 और 10, 5 और 10 ही रखूंगा सर, तभी बनेगा 1/2 और यहां पर तभी बनेगा क्या 15। इसका मतलब सर ए और सी को क्या होना पड़ेगा बराबर, बी और डी को क्या होना पड़ेगा बराबर। समझ पा रहे हैं? ए और सी को बराबर होना ही पड़ेगा, बी और डी को बराबर होना ही पड़ेगा, तभी आप इन दोनों समीकरणों को संतुलित कर सकते हो। तो ये तो मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, आपको तो ओरली समझना था कि सर a/b = c/d और a + b = c + d। सर ये दोनों तभी सेटिस्फाइड हो पाएंगे, और बोला है a/b = c/d है और साथ में a + b = c + d है, तो ये दोनों तभी संतुलित, ये दोनों तभी सेटिस्फाइड हो पाएंगे जब a किसके बराबर हो जाए c के और b किसके बराबर हो जाए d के। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो गारंटीड ए और सी क्या रहेगा हमेशा बराबर, बी और डी क्या रहेगा बराबर। तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको बोलना था समानुपात और योग समान होने पर पद हमेशा क्या होंगे समान। इसका मतलब दोनों क्या हैं सही, और कारण कथन की व्याख्या भी कर दिया है। दो प्रश्न जो लिखा था वहां पे जैसा आया था वैसा ही कुछ आ गया है। यहां पर मेरे को कैलकुलेशन ही नहीं करना था, सीधे बोलना था समानुपात और योग समान होने पर पद हमेशा क्या होंगे समान होंगे ही, गारंटीड, अलग अलग हो ही नहीं सकते। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा प्रश्न है ये, बताइए कुछ मन में है? हाँ हाँ, पद मतलब वही a/b = c/d, a + b = c + d। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर कथन सही, कारण सही और कारण कथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। बनेगा? ऑनलाइन में समझ आया प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है? आपसे मैं इतना बस पूछ रहा हूं कि बताओ ना यहां पर एबीसीडी का मान क्या रखूं जिससे कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, मेरा इतना प्रश्न है बस।
ABCD का मान यहां पर क्या रखूं जिससे कि दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो जाए? तो आप बोलेंगे सर जितना ए रखेंगे उतना गारंटीड सी को रखना पड़ेगा, जितना बी रखेंगे उतना डी रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तभी ये दोनों। केवल अगर इसकी बात होगी, केवल अगर इसकी बात होगी तो यहां पर तो ए बी सी डी के अलग अलग अनंत मान रख सकते हैं। अच्छा, केवल अगर इसकी बात होगी तो इसमें भी तो रख सकते हैं सर, इधर 5 इधर 10 15 हो गया, इधर 7 इधर 8 तो भी तो 15 हो गया। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल इसके लिए तो अनंत वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल इसके लिए भी बहुत सारी वैल्यूज में लिख सकता हूं अलग अलग एबीसीडी की, लेकिन दोनों को सेटिस्फाइड करना है ऐसी वैल्यूज एबीसीडी की रखिए, दोनों को सेटिस्फाइड करना है ऐसी वैल्यूज एबीसीडी की रखिए, तो फिर ए और सी को क्या होना पड़ेगा? बराबर। बी और डी को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तभी तो ये भी सेटिस्फाइड होगा और ये भी सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब कारण एकदम सही सही है सर कि समानुपात और योग अगर समान है तो पदों को समान होना ही पड़ेगा। बन जाएगा? तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे इसमें? ए। समझ आ रहा है? ए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बेसिस पे सीधे सीधे आप कथन के सत्यता की जांच कर दिए हैं, इसके बेसिस पे सीधे सीधे कि समानुपात और योग समान है तो गारंटीड पद क्या होंगे? समान होंगे। सीधे सीधे इसके बेसिस पे ही, मेरे को कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये तो मैं समझा रहा था, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, इसके बिना ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये वाले प्रश्न को बता रहा था मैं, ये देखिए पहले मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था यहाँ पे, ये देखिए पहले मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था इसमें, उसके बाद आपको रिजल्ट बताया कि ऐसा होने पर ऐसा गारंटीड होगा। तो वही चीज यहां पर लागू हो रही है, यहां पर कथन के सत्यता की जांच के लिए मुझे कारण का पूरा पूरा यूज दिखाई दे रहा है कि समानुपात और योग समान है तो पद क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, तब बनेगा इधर पे काम। एक आध और लिखिए, ए होगा इसका आंसर, बी नहीं ए। लिखिए एक और लिखिए, कथन लिखिए। लिखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए प्लस बी अनुपात बी, ये तो कर लेंगे चेक, अभी बता ही रहा था इसको, बराबर सी प्लस डी अनुपात डी होगा। ये तो बताया था अभी, कथन तो सही है, दिख ही रहा है, मतलब ये तो कर लेंगे ना चेक, अभी बताया था। कारण लिखिए, लिखिए समानुपात के प्रत्येक पद में, समानुपात के प्रत्येक पद में बोला है, समानुपात के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद ना, समानुपात के प्रत्येक पद, समझ आ रहा है? जैसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो चारों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात नहीं कर रहा है, चारों में बोल रहा है। ए में जोड़ो, बी में जोड़ो, सी में जोड़ो, डी में जोड़ो। समझ आ रहा है? समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने पर, समान संख्या जोड़ने पर, समान संख्या जोड़ने पर समानुपात बना रहता है। तो आसान हो गया बहुत, समानुपात बना रहता है। बनाओ, बनाओ, ये तो सिंपल सा है यार। समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ के देखो तो क्या समानुपात बना रहता है? क्या समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ के देखो ना, कोई भी समानुपात ले लो आप, समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ के देखो तो एक बार, क्या समानुपात बना रहेगा? क्या कैसे बना रहेगा बताओ तो यार? 1/2 10/20 समानुपात में है, 1/2 10/20 समानुपात में है, सारे पदों में एक एक जोड़ दो, कहां समानुपात बना रहेगा? समझ आ रहा है? कारण तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है गलत है। समानुपात के प्रत्येक पद में बोला है, समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने पर, प्रत्येक पद में ऐसा नहीं बोला समानुपात में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जोड़ो एक एक,
दो दो जोड़ो, ऐसा नहीं बोला, ये बोल रहा समानुपात के प्रत्येक पद में। कथन को इंडिविजुअल चेक करो, कथन को इंडिविजुअल चेक करते हैं। चलो कथन को इंडिविजुअल चेक करेंगे तो क्या आया, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये दिया है तो ये तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिखे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में +1 कर दिया और राइट हैंड साइड में क्या किया, +1। तो यहां से क्या मिला मेरे को, a प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी मिल गया मेरे को। इसी को तो मैं वैसा लिखा हुआ है, देखो a प्लस बी रेशियो बी बराबर सी प्लस डी रेशियो डी। इसका मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, इसका मतलब कथन क्या है, सही है। अब कारण में आ जाते हैं। कारण में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, समानुपात के प्रत्येक पद में, ये देखो समानुपात के प्रत्येक पद में, जैसे एग्जाम्पल के लिए समानुपात ले लेता हूं मैं 2/3, इधर पे क्या ले लिया 4/6, समानुपात तो है। जैसे 5/10 ले लिया, इधर पे क्या ले लिया 1/2। प्रत्येक पद में जोड़ो तो कुछ, चलो जोड़ो, प्रत्येक पद में जोड़ो कुछ, जो भी जोड़ना है प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ो, क्या समानुपात बना रहेगा। आप ऐसा जोड़ के देखो, चलो एक जोड़ लेते हैं, ऐसा जोड़ के देखो, चलो ऐसा जोड़ के देखो, ऐसा जोड़ के देखा मैं, ऐसा जोड़ के देखा, चलो ऐसा जोड़ा तो क्या बन गया 3/4, ये क्या बन गया 5/7। समानुपात कहां बना हुआ है। या फिर आप ऐसा भी जोड़ के देख लो, ऐसा भी जोड़ के देख लो, आप ऐसा जोड़ के देख लो, ऐसा जोड़ के देखो। लेकिन ऐसा जोड़ने में आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ऐसा जोड़ने की बात करेगा ना तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जोड़ने की बात कर रहा है। ये ट्विस्ट थोड़ा सा था इस प्रश्न में। ये प्रश्न को आप देखोगे तो बोला क्या है, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का मतलब समानुपात में। ये देखिए इसमें 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 दोनों साइड अगर ऐसा जोड़ते ना तो फर्क नहीं पड़ता। ये देखो दोनों साइड अगर ऐसा जोड़ते तो फर्क नहीं पड़ता, समानुपात बना रहता है। देखो ना क्या बनेगा, ये 5/3 और ये क्या बनेगा 10/6, समानुपात बने रहेगा। समझ आ रहा है। लेकिन प्रत्येक पद में जोड़ने बोल रहा है, समानुपात के प्रत्येक पद में, समानुपात में दोनों साइड अगर जोड़ने बोलता समान संख्या को तो समानुपात बना रहता। समानुपात के प्रत्येक पद में जोड़ने बोल रहा है तो समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ो, तो समानुपात के प्रत्येक पद में देख लीजिए, ये समानुपात में था, प्रत्येक पद में एक एक जोड़ा, ये देखिए तो समानुपात बना हुआ है क्या, नहीं, बिगड़ गया है। यहां पे चलो दो दो जोड़ दो दोनों साइड, ये देखिए ऐसा प्रत्येक पद में दो दो जोड़ो, ये देखिए तो ये क्या बन गया 7, ये क्या बन गया 12, ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 4। इसका मतलब दूसरा ये जो स्टेटमेंट है ये कारण ही है, ये क्या है, गलत है। समझ पा रहे हैं। समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने पर समानुपात बिगड़ेगा, समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या घटाने पर समानुपात बिगड़ेगा, समानुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा करने पर समानुपात नहीं बिगड़ेगा, समानुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग देने पर समानुपात नहीं बिगड़ेगा। समझ पा रहे हैं, एकदम व्यवहारिक चीज है, इसको करके देख लिया करो, इसको करके देख लो। हाँ अनुपात में, समानुपात के दोनों अनुपातों को समान संख्या जोड़ दो घटा दो तो समानुपात नहीं बिगड़ेगा। समानुपात के दोनों अनुपात में प्रत्येक पद का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर मैं लिया 5, यहां पर लिया 10, यहां पर लिया मान लो 10, यहां पर 20, ये समानुपात में है। ये देखो 1/2 और ये भी कितना है 1/2, ये 1/2 है और ये भी क्या है 1/2, तो ये 1/2 और ये भी 1/2। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड चलो अपने मन से कुछ भी जोड़ दो, एक ही जोड़ दो, यहां भी एक जोड़ दो, यहां एक जोड़ दो और यहां भी एक जोड़ दो, ये देखिए तो ये बन गया 6/11, ये क्या बन गया 11/21, ये देखिए बदल गया। समझ आ रहा है, चेंज हो जा रहा है। समानुपात कहाँ रहा, समानुपात नहीं बना हुआ है, समानुपात बिगड़ गया है। घटा के देख लो, ये समानुपात में है ऑलरेडी, ये देखिए ये समानुपात में ऑलरेडी है, सब में एक एक घटा दो, प्रत्येक पद में एक एक घटा दो, तो ये बन गया कितना 4/9, ये बन गया 9/21। समानुपात कहाँ बना है, बिगड़ गया है। गुणा करने पर बिगड़ेगा नहीं, देखो गुणा किया समान संख्या से 5 × 2, 10 × 2, 10 × 2, 20 × 2, ये देखो नहीं बिगड़ेगा। आप गुणा कर लो कितना बन जाएगा 10/20, यहाँ पे कितना 20/40 वही आएगा। देखो 1/2 और यहाँ भी कितना आएगा 1/2। जोड़ने और घटाने पर समानुपात नहीं बना रहेगा, बिगड़ जाएगा। गुणा और भाग करने पर समानुपात बना रहेगा। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर तो आंसर सिंपल सा हो गया, कथन सही है और कारण क्या है, गलत। ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर कथन सही है और कारण गलत है। नोट करो यहां तक।
बन जाएगा यहां तक? थोड़ा दिक्कत वहीं आएगा व्याख्या वाला में। तो व्याख्या वाला में याद रखिएगा कि कारण का अगर अपन उपयोग करके कथन का उत्तर निकाल ले रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे को, समझ आ रहा है? अपन कारण का उपयोग किए और कथन का उत्तर सीधे सीधे बता दिए, तो वहां पर कारण जो है व्याख्या करेगा। अब कथन में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और कारण एक जनरल बातचीत बता रहा है आपको, उस कारण से कथन के उत्तर तक अपन नहीं पहुंच रहे हैं, उस कथन के उत्तर तक पहुंचने के लिए अपन को पूरा का पूरा कैलकुलेशन एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो वहां पर व्याख्या नहीं करेगा। यह समझना है आपको। बन जाएगा? तो याद रखिएगा समानुपात के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का मतलब 4 पद ए बी सी डी। जैसे ये समानुपात है, जैसे मैं बोलूं ए बी सी डी समानुपात में है, ए बी सी डी समानुपात में है, तो कितने पद होगा? ये 4 हो गए ना यार। अरे याद करो ना यार, आप ऐसे प्रश्न किए हैं, समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने पर कभी कभी समानुपात बना रहेगा, हमेशा नहीं बना रहेगा। याद करो ना, वो प्रश्न किए हैं अपन समानुपात में, ऐसे प्रश्न, इन चारों में क्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। समझ आ रहा है? तो ऐसा कोई नंबर सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभार ऐसा कुछ नंबर अपन सोच सकते हैं। अगर समानुपात की बात करूं मैं, तो ये 4 पद हैं, ये 4 पद हैं, ये चारों अगर समानुपात में हैं, ये चारों अगर समानुपात में है, इसका मतलब a बटा b बराबर क्या? c बटा d। ऐसा ये 4 पद समानुपात के कितने पद हो गए? 4। ये चारों पद समानुपात में है, मतलब ऐसा बोलोगे आप। अब इन चारों में आप कुछ भी जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है समानुपात जो है वो बिगड़ेगा ही। इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो समानुपात तो बिगड़ेगा ही। यहां से समझ में नहीं आता, इसीलिए अपन ऐसे एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि इन चारों पदों में एक एक जोड़ दो सर, इन चारों पदों में एक एक जोड़ोगे तो समानुपात तो बिगड़ गया सर। ये बन गया 6/11, ये बन गया 2/3। ये कहां समानुपात में है? नहीं है सर। घटाने पर भी समानुपात बिगड़ेगा, गुणा करने पर समानुपात नहीं बिगड़ेगा, भाग देने पर समानुपात नहीं बिगड़ेगा। तो समानुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ेंगे तो समानुपात बिगड़ेगा, नहीं बना रहेगा। इसीलिए कारण क्या है? गलत है। बन जाएगा? यहां तक रखते हैं, देखेंगे कुछ और प्रश्न आगे जाके। प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा, कथन कारण का एक अलग से प्रैक्टिस शीट दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर में। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा अभी समय लग रहा है समझाने में, क्योंकि नए नए प्रश्न लग रहे हैं आप लोग को। ये 2-4 चैप्टर में प्रैक्टिस हो जाएगी तो गणित में आपको समझ में आने लगेगा कहां पे कारण व्याख्या करता है, कहां पे नहीं करता है। ये प्रश्न समझ आया था? ये वाला, ये जो था इससे पहले वाला, ये इससे पहले का जो प्रश्न था, ये वाले में थोड़ा सा समझना था आपको। ये वाला समझ आया था ना कि समानुपात और योग समान है तो गारंटीड पद समान होंगे ही, मतलब ये हर जगह पे लागू होगा। मतलब केवल इसको पढ़ करके मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि ये कथन क्या है? सही है। केवल इसको पढ़ करके, मतलब इस कारण को केवल पढ़ करके समझ करके मैं बोल सकता हूं कि कथन क्या है? सही है। मतलब इस कारण को पढ़े और कथन का उत्तर मिल गया, इसका मतलब ये कारण क्या है? कथन की व्याख्या है। क्लियर हो पा रहा है? आप कैलकुलेशन किए, लेकिन बिना कैलकुलेशन के भी बोल सकते थे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है। अगर इसको भी सेटिस्फाइड करना है, इसको भी सेटिस्फाइड करना है, तो ए और सी को बराबर होना पड़ेगा, बी और डी को बराबर होना पड़ेगा। मतलब अनुपात, मतलब सॉरी, समानुपात और योग क्या है? समान है। तो फिर आपको पदों को बराबर करना ही होगा, तभी दोनों समीकरण बैलेंस होंगे, तभी दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे। पढ़ गया यहां तक? प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा नीचे। कथन कारण के आगे और प्रश्न करेंगे अपन, समय समय पर कथन कारण के प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा मोड़ा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, हर चैप्टर में 5, 7, 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से बनने लगेगा आपसे। ये शुरुआत हुई है, आगे चल के अनुपात समानुपात के बाद जो चैप्टर चालू होगा उसमें भी कथन कारण के प्रश्नों को करेंगे। खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, मैं आपको देते रहूंगा क्वेश्चंस। ये प्रश्न खोजने से भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि यूट्यूब में आप खोजेंगे नहीं मिलेगा, गूगल में सर्च करेंगे वहां भी नहीं मिलेगा। तो समय खराब नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन निकाल लिया हूँ आधे चैप्टर के, वो मैं आपको देते रहूंगा। तो प्रैक्टिस शीट फिर से दूंगा जिसमें कथन कारण सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न और जो कूट आधारित प्रश्न होते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट देकर के बोलेगा कौन सही कौन गलत, वो वाले प्रश्नों को भी शामिल किया हूं मैं। तो एक प्रैक्टिस शीट अलग से मिलेगा इस चैप्टर का, जिसमें आपका यही सब प्रश्न होगा। केवल इसी को मत पढ़ने लगना,
पूरा पढ़ना, किसी भरोसा कुछ नहीं है कब क्या आने वाला है एग्जाम में। तो एकदम ऐसा नहीं कि कथन कारण के प्रश्नों पे ही पूरा जान झोंक दिए हो, उधर सब गोल हो गया है आपका, ऐसा मत करना। बाकी कथन कारण में फायदा ये रहता है कि प्रश्नों की तैयारी तो होते ही रहती है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल तौर पे दोनों को चेक करते हैं, तो दो दो प्रश्न आपके लिए समाहित हो जाते हैं। बन जाएगा ना? समझ में तो आ रहा है कि थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा मोड़ा और थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ा और लगेगा, तो प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा।